रिजल्ट बदलना है तो पढ़ने का तरीका बदलिए। आज ही ज्वाइन कीजिए सिंपली आयुर्वेदा, एन ऑथेंटिक वे टू सक्सेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम निदान स्थान पढ़ रहे थे, हमने बात की थी रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम बढ़ते-बढ़ते कहाँ पहुँच गए थे, पता नहीं कहाँ पहुँच गए थे। देखते हैं कहाँ पहुँचे थे। हाँ, यहाँ चल रहे थे। ये हो ही गया था। ये सब मैं आपको लिखा ही दूँगा। चलो वो सब सारी चीज़ें मैं आपको लिखा दूँगा, ठीक है? जो उस इसके ऊपर लिखा हुआ है, वो मुझे नोट्स में लिखाना है बाकायदा, क्योंकि मुझे माधव निदान को साथ में लिखाना है चरक सुश्रुत के साथ। तो इसलिए इस बुक से पढ़ने का मतलब नहीं बनता है। फिर भी उस नोट्स लिखाने के बाद ज़रूर एक बार यहाँ से रीडिंग ज़रूर कर लेंगे। आपको लगेगा हाँ, संहिता हमारी पूरी हो गई। पर यहाँ से शुरू करते हैं ज्वर प्रकरण। ज्वर प्रकरण। यहाँ पर शारीरिक रोगों में ज्वर प्रथम हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम ज्वर को ही पढ़ रहे हैं 8 रोगों में। मैंने चरक निदान के 8 रोगों के उस दिन नाम लिखाए थे, किसी को याद है? जी सर। बताओ बेटा। JRGTKS। मैंने बताया था जूनियर, जूनियर जी, पीके। पीके मतलब क्या? पीके क्या ही पी सकता है आदमी? परेशान जिंदगी में आदमी क्या पी सकता है? पीके सब उलट आए। जूनियर जी, पीके सब उलट आए। ठीक है? मान लो कि मास्टर था, उसने अपने जो है जूनियर को कोई बात बताई अपने दिल की, और किसी और ने उसको पिला दी, और पी के वहाँ सब उलट आए। सब बता दिया कि मास्टर क्या कर रहा है वहाँ पे। ये सब याद रखना, ठीक है? जूनियर जी पी के सब उलट आए। ज्वर के बेटा 8 भेद होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो ज्वर के 8 भेद होते हैं ना, इसको हम प्रभाव भी कह सकते हैं, कारण भी कह सकते हैं, और भेद भी कह सकते हैं। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा, आंसर 8 ही लगाना। ठीक? 8 कौन-कौन से होते हैं? वातज, पित्तज, कफज, 3 तो ये हो जाएँगे, फिर इनके पेयर बनाएँगे। वात, पित्त, वात, कफ, पित्त, कफ। ठीक है? फिर इसके तीनों का कॉम्बिनेशन बना देंगे, सन्निपातज वाला, सन्निपातज हो जाएँगे। और फाइनली एक होता है आगंतुज, एक होता है आगंतुज। या हम अगर ऐसे डिवीजन करें ना, निज और आगंतुक करके, निज और आगंतुज, तो निज में ये 7 हो जाते हैं, ऊपर वाले दोषों वाले, और एक आगंतुज हो जाता है, तब भी ये 8। तो आंसर में से 8 जाएगा इसका, ठीक है? आओ फटाफट से इसकी निदान पंचक। अब हम क्या करने वाले हैं, हमने जब निदान पंचक पढ़ लिया है, और पूरे चिकित्सा स्थान में हम हर डिजीज का निदान पंचक ही पढ़ेंगे। हर डिजीज का निदान पंचक ही पढ़ेंगे, याद रखना, ठीक है? आइए पहले बात करते हैं वात ज्वर के निदान की। वात ज्वर के निदान की, 1 मिनट रुकना जरा। हम्म, ठीक है। देखिए, हम जो ज्वर निदान पढ़ने जा रहे हैं, पहला ही चैप्टर है। याद रखना मित्रों कि हम हर चीज़ में निदान पढ़ेंगे, पुरुरूप पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे दिमाग में एक बेसिक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि किन दोषों से या किन परिस्थितियों में कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, कौन से प्ररूप उत्पन्न होते हैं, या किन निदानों के सेवन में कौन से दोष की प्रवृत्ति होती है, तो हमारे लिए रटना बहुत कम हो जाएगा, समझना रह जाएगा। तो बस ये आपको याद रखना है कि जब पहली बार मैं आपको वात ज्वर के निदान पढ़ा रहा हूँ, तो याद रखना ये वात ज्वर के ही निदान नहीं है। जहाँ-जहाँ वात दोष, चाहे वातज अतिसार होगा, चाहे वातज गुल्म होगा, वो हर जगह ये कॉमन ही रहेंगे। तो यहाँ समझ लेना, लिख कहीं भी देना, यूजी में बहुत काम आने वाला है। पीजी में निदान पूछता नहीं है, यूजी में पूछता है। पीजी में कुछ पर्टिकुलर निदान पूछता है, मैं आपको बता दूँ कौन से पूछेगा, ठीक है? पहली बात तो वात ज्वर के निदान हो तो सिंपल सी बात है कि जितने भी वात के गुण हैं, वात के गुण बताओ। बताओ मित्र, वात के गुण। है ना? कुछ पूछ रहे हो बेटा? जी सर, सर मैं कह रहा था कि जो लूप
अक्षय संप्राप्ति सर ये शायद नहीं लिखा है। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक के नजदीक आइए फिर बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ कि शायद रूप अक्षय संप्राप्ति इसका भी बेसिक आइडिया भी हमने तो नहीं आता। अच्छा, इसको मैं समझा देता तो सही रहता, ये कहना चाह रहे हो? जी सर, एक बार मतलब थोड़ा सा वो बता मुझे दीजिए। वो एक्चुअली नोट से मुझे समझाना था, पर मैं समझा नहीं पा, क्योंकि मैं बहुत दिन संहिता नहीं पढ़ाया था, मुझे लगा संहिता को बहुत दिन हो गए। चलो एक मैं आपको फटाफट से एक आइडिया देता हूँ। देखो, निदान तो हमने डिटेल में पढ़ लिया था और पूर्व रूप हमने डिटेल में पढ़ लिए थे। रूप तो जानते ही हो। रूप कौन सी अवस्था में आते थे क्रियाकाल के, मुझे पहले ये बताओ। हमने क्रियाकाल पढ़ा था, षड्विध क्रियाकाल। व्यक्ता चतुर्थ व्यक्तावस्था अवस्था। में, नहीं फिफ्थ बेटा, फिफ्थ में आएंगे, फिफ्थ में व्यक्त अवस्था में आते थे, है ना। तो रूप कुछ नहीं होते, रूप पूर्व रूप का ही जो है एक लार्ज रूप है ना, एक बहुत ही क्लियर। यहाँ पे थोड़ा डाउट रहता था, और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ दोषों लवणता क्लियर हो जाती है कि कौन सा दोष इन्वॉल्व है, पूरा क्लियर हो जाता है, जो कि पूर्व रूप में नहीं हो पाता था कि वात अजय पित्त अजय कफ अजय, वात अजय पित्त अजय पित्त कफ अजय, जो सब कुछ क्लियर होने लगता है रूप में। ठीक है, तो रूप तो ये हो गया, रूप तो वो सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम संप्राप्ति और उपशय की तरफ। संप्राप्ति उपशय की तरफ। संप्राप्ति बेटा कुछ नहीं होती है, तीन इसके पर्याय होते हैं, आगति, जाति और संप्राप्ति, तीनों मान लो। संप्राप्ति मतलब होती है जब कोई दोष, हम किसी निदान का सेवन किया, निदान के सेवन से वो एक श्रोतस में जाएगा। ठीक है, श्रोतस क्या होता है? खाली होता है, एक होलो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, हम कह सकते हैं आकाश महाभूत होता है, इसमें खाली खाली होता है। और जब इसमें हो जाती है बैगुण्यता, यानी कि पहले से अंदर पहले से कुछ गड़बड़ चल रही है, चाहे इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है हमारी बॉडी की, चाहे हमने अपने शरीर को लचीला बना रखा, हम योगा नहीं कर रहे हैं, हम टेंशन बहुत ले रहे हैं, हमारे सोने उठने का रूटीन अच्छा नहीं, तो हम खा बैगुना तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर हमने निदानों का सेवन किया, कुछ भी निदानों का सेवन कर सकते हैं हम, रुक्ष शीत लघु आहार जो भी है, हमने पंचकर्म अच्छे से नहीं किया, संसर्जन कर्म अच्छे से नहीं किया, हम रात में सोए नहीं ढंग से, तो यहाँ पर ये चीज़ें इकट्ठी होने लग जाती हैं। निदान यहाँ अटैक करना शुरू कर देगा दोषों के साथ, दूसरों के साथ। ठीक है, निदान ने प्रकोपित किया किसको? दोषों को। और दोष किससे जाके मिले? दूष्यों से। दूष्य क्या है हमारे पास? रस आदि 7 धातुएं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी बेटा दोष दूष्य समूर्छना, यहाँ हो जाएगी दोष दूष्य समूर्छना, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में। जब तक दोष और दूष्य अलग अलग थे, अपना अपना काम कर रहे थे, तब तक मामला बहुत बढ़िया चल रहा था। हमारा तुमसे मतलब नहीं, तुम्हारा हमसे मतलब नहीं, आपने देखा भी होगा। जब तक पड़ोसी दूर दूर हैं, बस इतनी बातें चल रही हैं, और मिश्रा जी ठीक हो, हाँ शर्मा जी ठीक हैं, अच्छा वहाँ गए थे मनाली तो क्या मिला था आपको? अरे कुछ नहीं, होटल का इतना खर्चा कर दिया, इससे अच्छा तो एसी चला के रूम में लेट जाते। ऐसी बकवास करते हैं, तब तक ठीक चल रहा है। पर जब उन्होंने ये इंटरेस्ट लेना शुरू किया, शर्मा जी आपके लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, बताओ 35 साल का हो गया है, क्या ही मतलब है जिंदगी का। या उन्होंने कहा कि आपकी लड़की को हमने अपाची में बैठे देखा था किसी के साथ, यहाँ गड़बड़ होना है ना, कि जब वो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं पड़ोसी, वहां होती है महाभारत। ऐसे यहाँ पे चला, जब तक बात पित्त कफ अपने स्वतंत्र अवस्था में थे, मामला सही था। ये अपने रस आदि धातु अपनी जगह थी, यहाँ भी मामला सही था। अब इन्होंने करना है शुरू किया यहाँ पर दोष दोष समूर्छना। दोष दोष समूर्छना बेटा यहाँ पे कहाँ गया? हाँ, ये होने शुरू हो गए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? ये हो जाएंगे रोग की उत्पत्ति, क्योंकि पहले मुझे बताओ, जब भी दोष दोष समूर्छना होगी तो सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है बेटा यहीं पे? बताओ बताओ बताओ, लक्षण रूप पागल, याद करो। स्थान संश्रय में क्या हो रहा था? स्थान संश्रय वाली पूर्व रूप अवस्था में क्या हो रहा है? पूर्व रूप क्यों आ रहे थे उसमें? इसी वजह से तो आ रहे थे, दोष दोष समूचना में लिखवाया तो है। और इसी वजह से आने शुरू हो जाएंगे बेटा पूर्व रूप पहली बार। और यही आगे चलकर यहाँ पे अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो यही व्यक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, और यहाँ हो जाएगा रूपों का प्रादुर्भाव, यहाँ हो जाएगा रूपों का, लक्षणों का, सिम्टम्स का, रूपों का प्रादुर्भाव। ठीक है मित्रों, यहाँ समझ में आया था ना? तो मैं क्या ही बता रहा था, हाँ। तो कुल मिला के हम संप्राप्ति को ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का व्याधिजनक व्यापार है। व्याधिजनक व्यापार है ना। व्याधि को जन्म देने वाला व्यापार। व्यापार का मतलब क्या होता है? व्यापार का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रोसेस,
हम किसी बिजनेसमैन को देख सोचते हैं ना कि यार मुझे बिजनेस करना है, तो अक्सर हम क्या सोचते हैं, अरे बिजनेसमैन का मतलब होता है कि एक कुर्सी होती है घूमने वाली, उस पर बैठता है और एक टेबल रखी होती है, साइन करता है। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस का मतलब होता है प्रोसेस, प्रक्रिया। जो गोल होता है ना, वो तो बहुत सालों बाद मिलता है। इसलिए किसी बिजनेसमैन से जलने से पहले 100 बार सोचिए, है ना? बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। तो यहाँ क्या है, व्याधिजनक व्यापार, यानी व्याधि को जन्म देने वाली पूरी प्रोसेस जो होती है, निदान के सेवन से लेकर मित्रों, निदान के सेवन से लेकर मित्रों वेदावस्था तक है। मान के चलो तो क्या होती है ये वेदावस्था ना भी मानो तो हम कम से कम से व्यक्तावस्था मान लें, तो वहां तक क्या होती है, ये संप्राप्ति। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, संप्राप्ति कहलाती है। अब रहा उपशय वाला कॉन्सेप्ट, है ना? उपशय, उपशय का मतलब ये होता है, पहले वो 3 तरह का होता है, ये औषध, अन्न और विहार। यानी कि या तो कोई औषध, उपशम का मतलब होता है साथ में हो जाना, है ना? साथ में, या फिर फेवरेबल, किसी की कोई कंडीशन है फेवरेबल। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो दोस्तों के साथ सुकून पाते हैं। कुछ कुछ लड़के आपने देखा होंगे कि बैच में ऐसे होते हैं कि लड़कों के सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जहाँ 5-6 लड़कियाँ दिख जाती हैं, बड़ा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। सबका अपना नेचर होता है, मैं मतलब बुरा नहीं मान रहा हूँ। तो सुकून की बात है। कुछ लोग अपनी फैमिली में जाके सुकून प्राप्त करते हैं, कुछ लोग कॉलेज में आके खुश हो जाते हैं, वो घर नहीं जाना चाहते। तो उपशय का मतलब है कि बीमारी किस चीज़ से अच्छा महसूस कर पा रहे हैं बीमारी में, तो या तो औषध से करेंगे, या कोई अन्न खाने से बीमारी दूर हो सकती है, या विहार करने से, कोई ऐसे प्रोसेस करने से। जैसे यदि किसी व्यक्ति को रात्रि में जागरण करने से वात प्रकोप हो गया, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? हो जाएगा उसके लिए, उस बीमारी के लिए उपशय हो जाएगा। अनुपशय इसका उल्टा होता है, पर अनुपशय को हम मानते नहीं है, क्योंकि माधव निदान का कहना है कि निदान पंचक एक वर्ड होता है, तो हम 5 ही रहने दें, छठा ना लाएं, वरना उसमें षष्ठापत्ति दोष आ जाता है। जब 5 है तो 5 ही रहने देते हैं, तो इसको क्या करते हैं, अनुपशय को निदान में ही मानते हैं, निदान में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि निदान का मतलब भी रोग को बढ़ाना होता है, और अनुपशय भी उपशय के उल्टा होता है, रोग को बढ़ाता है। जैसे उपशय फेवर फेवर करता है हमारा, लेकिन अनुपशय उल्टा रोग को और बढ़ा देता है। जैसे कि वातज ज्वर में तुम रात को और जाग लो, एक रात और जाग लो, सो मत, और वातज ज्वर पहले सो रखा है, तो ये ज्वर और बिगड़ जाएगा, यानी कि ये अनुपशय हो जाएगा उसके लिए। बताओ बेटा, इतना मैं समझा पाया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सर सर स्रोतसों में दोष दूष्य समूचना को सर कैसे समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं? देखो, ऐसे समझ सकते हैं कि तुम मान लो ए मोहल्ले में रहते हो, ठीक है, और तुमने बी मोहल्ले की किसी कन्या को का वरण कर लिया, आपने उसे चुन लिया है। देखो, मेरे एग्जाम्पल थोड़ा ऐसे होते हैं, मैं क्या ही करूँ, दिमाग में आता है ये सब मेरे, क्यों ही पढ़ते तुम लोग मुझसे। तो एक उमर आपने बी मोहल्ले की सुंदर कन्या का वरण कर लिया है, और आप उसकी गली से ही बाइक पे बैठाते हो, रोज लेके जाते हो, क्योंकि आप जिम जाते हो, आपके दोस्तों का ग्रुप बहुत अच्छा है, सबको पता है, बगल में एक पिस्टल लगी रहती है आपके कमर में, कोई कुछ नहीं कहता है आपसे। बट एक दिन ऐसा होता है कि लोग देखते हैं कि आप पिस्टल लाए ही नहीं हो, दोस्तों से हो गई आपकी लड़ाई, 2 महीने जिम भी नहीं गए, बुखार आ गया था पिछले हफ्ते, शरीर थोड़ा कमजोर हो गया है, तो बताओ, क्या तुम अभी भी अपाचे से निकाल के ले जाओगे उस लड़की को मोहल्ले से? तुम्हें लगता है तुम बच पाओगे? अब नहीं सर। नहीं ले जा पाओगे। गलती मत करना। यही क्या है, यही है खा बैगुन्यता। ठीक है, निदान का सेवन तब भी हो रहा था, तब भी समोसे खाए जा रहे हैं, तब भी चैलेंजिंग वाला बिहेवियर किया जा रहा है, लेकिन इस बार नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब तुम खुद ही कंप्रोमाइज हो कहीं ना कहीं। तो यह हो जाएगी खा बैगुन्यता, और यही नॉर्मल निदान क्या कर देंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, कमजोरी पाके, और कर देंगे रोगों को उत्पन्न। कुल मिला के थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझोगे तो इम्यूनिटी से लेना देना है पूरी चीजों का। समझ रहे हो? मोटा मोटा देखो, लेकिन इम्यूनिटी का मतलब वो इम्यूनिटी नहीं है मॉडर्न वाली होती है, ऐसा ही मत समझना। व्याधि क्षमता का मतलब कई तरीके से होता है, दैहिक लेवल पर, मन के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर, कई जगह देखा जाता है आयुर्वेद में। हर जगह से स्ट्रांग होना चाहिए इंसान। बताओ, समझा पा रहा हूँ मैं? जी सर। ओके। कहाँ था मैं? हम्म, तुम्हें बता रिया था
कि जितने वात के गुण हैं यहाँ लिख दोगे, बिल्कुल मास्टर लिख देंगे हम, सबके सब लिख देना, 3 लिखें तो सबके सब लिख देना। दूसरी चीज़ ये लिखना, मैं पहले तो रिलेटेड दोष के गुण लिख देना, ठीक है? लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले जो रिलेटिव दोष है उसके गुण लिख दोगे। अब यहाँ पे वाता जो है तो वात के लिखोगे, पित्ता जो था पित्त के लिखते। दूसरी चीज़ क्या लिखोगे बेटा? वेग धारण। अगर वात है तो वेग संधारण हर रोग में लिख सकते हो, रटने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। तीसरी चीज़ रात्रि जागरण और अत्यधिक मैथुन व्यवहार जिसे कहते हैं वो लिखना ही लिखना है, वाता अगर कोई बीमारी है तो। दूसरी चीज लिखोगे पंचकर्मा का अतियोग, कोई पंचकर्मा हो चाहे पूरा डिटेल लिख देना, भवन बस्ती संप्रेषण इत्यादि, ठीक है? तीसरी चीज लिखोगे अभिघात यानी चोट, चोट लगने से ब्लड लॉस होता है, धातु क्षय हो जाता है और वात का प्रकोप होता है, ठीक है मित्रों? फिर लिखोगे आप, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन आप लिखोगे, आप नहीं मानोगे मास्टर कहने में, चलो रस जरूर लिखोगे। बताओ कौन से 3 रस हैं जो वात का प्रकोप करते हैं? कटु तिक्त कषाय। कटु तिक्त कसाय। तो मित्रों यहाँ लिखा नहीं है भले संहिता में, लेकिन आप लिख के आओगे कि कटु तिक्त कसाय कसाय के अत्यधिक सेवन करने से वात ज्वर होता है, बिल्कुल लिखोगे, बिल्कुल माना जाएगा। और लिखोगे वहां पे मेंटल स्टेटस, ठीक है? मेंटल डिजीज जरूर डाल के आओगे उसमें, काम क्रोध और ये उद्वेग चित्त उद्वेग शोक इत्यादि ना। और जो है आप शायद कुछ भी लिख सकते हो जो मानस व्याधियां हैं, है ना? तो वो भी क्या करती है? वात का ही प्रकोप करती है सबके सब। तो ये सब लिख सकते हो, इसलिए आज का रटेगा कोई नहीं। यहाँ पे उपवास लिख सकते हो, उपवास से भी क्या होता है? वात ज्वर होता है, ठीक है? अरे भैया ये वो वाला उपवास नहीं है जिसको 16 सोमवार रखने से अच्छा वर वधु मिल जाती है, कुछ नहीं होता इससे। उपवास का मतलब होता है वैसे तो, उपमा ने क्या होता है? पास, बास माने रहना, किसी अच्छे व्यक्ति के पास रहने को उपवास कहते हैं। व्रत व्रत रहना ये सब छोड़ो, अच्छी संगति करना शुरू करो। तो याद रखना मित्रों कि उपवास का मतलब यहाँ तो वही है जो मैं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, खाली पेट जितना रहोगे उतना वात का प्रकोप होगा, ये बात याद रखना। और हमने देखा भी है। सर एक और चीज पूछनी है। पूछो पूछो। सर शोक चिंता ये सब होने से वात दोष प्रकोपित हो जाता है या वात दोष के प्रकोपित होने से ये चीजें होती हैं? क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, अद्भुत। इसके लिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, शायद निदान 8 में दिया है, कहाँ दिया है देखेंगे हम लोग कि कालांतर में यानी कि एक समय के पश्चात, एक लंबे समय के या एक निश्चित समय के पश्चात समस्त मानसिक व्याधियां शारीरिक, ठीक है, और समस्त शारीरिक व्याधियां मानसिक हो जाती हैं। तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, ये कहना थोड़ा सा दुष्कर कार्य हो जाएगा मेरे लिए कि पहले चित्तउद्वेग होता है वात का प्रकोप होता है, दोनों चीजें कह सकते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है कंडीशन क्या है उस समय की। मैं बताता हूँ, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से जो है घर वालों को फोन आया कि बेटा तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है। वो जो देहरादून वाले शर्मा जी थे उनका लड़का ही तुम्हारे लिए चुन लिया गया। क्या इससे पहले मान लो किसी का नाम है रश्मि, रश्मि, क्या रश्मि की लाइफ में इससे पहले कोई दोस्त का प्रकोप था? बताओ। नहीं सर। नहीं था। लेकिन ये घटना सुनकर क्या उसके मन में जो है एक चिंता के भाव आएंगे? तो ये हम कह सकते हैं कि बिना दोष प्रकोप के ही उसके मन में चिंता आ गई है, कह सकते हैं। जी सर बिल्कुल। और उल्टा भी हो सकता है कि कोई इंसान लगातार चिंता में रहे कि घर वालों को कैसे ही मनाऊंगी मैं कि वो अतीक के लिए मान जाए, पर वो नहीं मानेंगे, ठीक है? बहुत मसला हो जाएगा। तो क्या लगातार 3 दिन की चिंता के बाद वात दोष का प्रकोप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी सर। दोनों ही कंडीशन हो सकती है मित्रों, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। लेकिन हाँ ये हम मान सकते हैं कि दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा हमेशा, कभी थोड़ी देर बाद होगा तो कभी अचानक होगा, या तो दोष प्रकोप से लक्षण आएंगे, या अगर लक्षण आ भी गए तो बाद में दोष प्रकोप होना ही है अगर वो आगंतुक टाइप का है, उसका बिहेवियर ऐसा है, ठीक है? मैं क्या पढ़ा रहा था? हाँ मैं बता रहा था ये सारे हमने देख लिए निदान, हमने निदानों का सेवन कर लिया। तो अब क्या बनेगी हमारी संप्राप्ति, अब बनेगी पैथोजेनेसिस। कह रहे हैं सा यदा प्रकोपिता, सा मतलब क्या है यहाँ पे? सा का मतलब है वात। कोई पूछ ले कोई एग्जाम में, सा का मतलब क्या है? वात। आपको पता है ना सा और सा में क्या फर्क होता है?
या सा? नहीं कौन सर। पढ़ा है? कौन पढ़ा है संस्कृत बताओ? सर एक का हो सकता है कि भी और एक का हो सकता है साथ। इसका जेंडर से लेना देना है, थोड़ी हिंट दे दी, चलो बताओ। सर स लड़का के लिए होता है और सा लड़की के लिए यूज होता है। हाँ, वेरी गुड। ये हमारी नेक्स्ट टीचर। अब देखो, सा यदा प्रकुपितः, यानी कि ऊपर के जो निदान सेवन किए हमने ये वाले सब, इनकी वजह से प्रकुपित हुई वायु। और वायु क्या है, फीमेल है कि मेल है? का मास्टर अब यही काम रह गया है कि इनके मेल फीमेल देखते रहे हम। चलो सॉरी, कोई बात नहीं, मत देखो। तो मैं कहाँ था, हाँ, प्रकुपित हो जाएंगे। और याद रखना कि जो वायु है ये बड़ी चालाकी करेगी और कहेगी, ये पहले जाएगी वायु प्रकुपित होकर आमाशय में, और आमाशय में जाके चुपचाप ऊष्मा से मिल जाएगी, और ऊष्मा से मिलके उस ऊष्मा को बहला फुसला के उसकी सारी कैपेबिलिटी, सारी क्षमता को दबा देगी, उसे डिमोटिवेट कर देगी गलत तरीके से। और आगे जाने के बाद ये क्या करेगी, आद्यम आहार पड़ाम धातु, जो पहली आद्य यानी पहली जो इनिशियल धातु होती है, ये रस धातु में जाके मिल जाएगी और उसकी कैपेबिलिटी को बंद कर देगी। और ये क्या करेगी, ये आमाशय में जो ऊष्मा से जाके मिली थी ना, तभी उसको बातों में लगा के उसके स्रोतस को बंद कर देगी, स्वेदवय स्रोतस। हम जानते हैं कि जो स्वेदवय स्रोतस होता है उससे हीट बाहर निकल जाती है और टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है हाइपोथैलेमस की वजह से, हम सब जानते हैं सारी चीजें। और ऐसे ही रस धातु को भी ऐसे ही कर देगी। रस धातु को हम लोग जानते हैं कि जो रसवय स्रोतस होता है, रस धातु इसी में तो बहेगी ना, रसवय स्रोतस में आगे जाकर रक्त धातु को बनाएगी। लेकिन ये वायु बड़ी चालाक है, ये तीनों दोस्त बात पित्त का बड़े चालाक हैं। चूंकि हम गलत निदानों का सेवन कर लिए, ये खिसिया गए हम लोगों से, और ऊष्मा और रस धातु दोनों से मिलकर उनकी सारी क्षमताओं को, उनके स्रोतों को बंद करके नष्ट कर दिया है। और उसने अग्नि की शक्ति को नष्ट कर दिया है। अग्नि की कौन सी शक्ति नष्ट कर दिया है, पचाने वाले। अग्नि तो अग्नि रहेगी, उसका टेम्परेचर नहीं वायु दूर कर सकती है, बल्कि हवा तो और उसको तेज करती है टेम्परेचर को। बट उसकी जो स्वाभाविक जो शक्ति है, भोजन पचाने वाले, उसको नष्ट कर देगी। और देखते हैं हम लोग, क्या बुखार में बेटा हमारा डाइजेशन प्रॉपर होता है क्या? नहीं नहीं सर। सर। अग्नि तीव्र होती है, टेम्परेचर और ज्यादा तेज होता है बुखार में, लेकिन खाना फिर भी नहीं पचता है, क्योंकि जो उसकी स्वाभाविक शक्ति थी ये वायु नष्ट कर देती है, वात पित्त का तीनों नष्ट कर देते हैं। और जो ये हवा क्या करती है, उसी अग्नि को वहां से पंक्ति स्थान से, यानी जहाँ पाचन होना था आमाशय में, वहां से निकाल कर पूरे शरीर में बाहर ले जाती है, फैला देती है, और ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि जो हमारा दुश्मन होता है ना, जो दोस्त के रूप में आता है, वो हमारे स्वाभाविक जो हम पहले को जानते थे उसको तो नष्ट करता है ये मित्रों। और हमको बिगाड़ कर पहली बार कहता है, कुछ नहीं होता दोस्त, मेरा बर्थडे है, तुझे मेरी कसम पी ले। और वही वीडियो बनाकर लोगों के ग्रुप में डाल देता है। ऐसा होता नहीं होता मित्र, बताओ? खुद ही बिगाड़ता है तुम्हें, और खुद ही तुम्हें तुम्हारी खबरों को फैलाता है दुनिया भर में। बताओ कितने लोग सहमत हैं इस बात से? जी सर। खुद ही कहता है कि वो बहुत अच्छा है, वो, उसकी बात ही अलग है, और दूसरा मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया है, ये तो गड़बड़ हो गया है, ऐसा हो जाता है कई बार। तो ध्यान रखना है कि मैं क्या बात कर रहा था, कि किस तरीके से पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या संप्राप्ति समझ पा रहे हो क्या? वाइवा में अच्छे समझ, देखो लोग अक्सर रटते हैं, बाकी लोग से पूछ लेना ना, विश्वास हो तो किसी बैच के पास जाना, सबसे सीनियर मोस्ट जो हॉस्टल में रहता हो उस बैच के पास जाना, सिंपल सा कहना, मैम या सर, बॉस मुझे जोर की संपत्ति बता दो। देखना वो क्या जवाब देता है। आपको रटना नहीं है, बात समझ लो पूरी तरीके से। हम निदानों का सेवन कर रहे हैं, और तत्संबंधित निदानों से तत्संबंधित दोष का प्रकोप होगा। वो पहले ऊष्मा को वर्गलाएगा, उसके पश्चात पहली धातु रस को वर्गलाएगा, और दोनों के निकलने का मार्ग पहले बंद कर देगा। ध्यान रखना, रास्ता पहले बंद किया जाता है निकलने का, और फिर जो किया जाता है वो जानते हो, संपूर्ण शरीर में वो अग्नि फैला दी जाती है। याद रहेगा मित्रों? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? नहीं मानोगे? बोलो हाँ, बढ़ सकते हो। जी सर। वेरी गुड। कुछ भी बेटा समझ में ना आए ना, जैसे मान लो पेदाय का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत से वर्ड हैं, वहरी निरस्य का मतलब, तो पूछ लेना मुझसे, मैं समझता हूँ तुमको सब आता हो इसलिए नहीं बताता। ठीक है? और वैसे भी आपको ये वाली संप्राप्ति लिखनी है यूजी में, हमेशा फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखनी है। जब मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो फ्लो चार्ट में लिखा होगा वैसे वहाँ पे,
आप अगर नोट्स बना रहे हो तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही लिखने की कोशिश करिएगा। तस्यमानी लिंगानी भवन्ति। आइए इनके जब संप्राप्ति हो गई है तो इनके रूपों क्यों न देख ली जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला याद रखना, विषम आरंभ विसर्गित्वम। कि जो वातज ज्वर होता है मित्रों, वो कभी भी आता है और कभी भी छूट जाता है। आरंभ माने कभी भी शुरू होगा और कभी भी विसर्ग यानी छूट जाएगा। कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं लगता है। ये वातज ज्वर होता है। नमस्कार देव सज्जनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, उसी क्रम में हमने वातज ज्वर के लक्षण देखे थे, कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी और मैंने कहा था केवल यही चीज़ें आपको याद रखनी है। और उसमें बताया था कि हेलो सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है बेटा, नेटवर्क तो फुल है मेरे पास, आप जरा एक बार अपना चेक कीजिए। सर, अब ठीक आ रही है। ओके, तो हमने चर्चा की थी पिछली बार, जैसे कि जो वातज ज्वर होता है उसमें हमें इतनी सी बात याद रखनी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ विषम आरंभ और विषम ही विसर्ग है, यानी कि ज्वर कब प्रारंभ होगा और कब छूट जाएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बड़ी विषमता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। ऐसा ही एक श्लोक आता है विषम ज्वर के बारे में, विषमो विषम आरंभ क्रिया कालो अनुसंगवान, कि विषम ज्वर भी क्रिया में काल में क्या होता है, विषम होता है, इसका विषम भी आरंभ होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। हम गलत टिक ना कर दें, कहीं वातज ज्वर वाले में विषम ज्वर और विषम ज्वर वाले में वातज ज्वर को टिक ना कर दें, थोड़ा सा हमें देखना होता है इसको। फिर हमने बात की थी, चूंकि वातज ज्वर के लक्षण पड़ रहे थे तो यहाँ सब कुछ अरुण वर्ण का होगा, चन्नक हो, नयन हो, वदन हो, मूत्र पुरुष हो। हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ के हम बात करेंगे पित्तज ज्वर की। तो पित्तज ज्वर की अगर हम बात करें तो पित्तज ज्वर के निदान वही है, सब सीधी सी बातें हैं। निदान मैंने आपको बता ही दिया है, निदान में सब वही चीज़ें लिखते हैं जो हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं पूरी संहिता में। यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम यही सब लिखें। जैसे कि हमें पता है कि पित्त को बढ़ाने वाले रस कौन से हैं, कौन से बताओ, अम्ल लवण कटु, तो हम ये लिख देंगे कि इनके अत्यधिक सेवन से, है ना, अजीर्ण में भोजन करने से, तीक्ष्ण धूप, अग्नि का अधिक तापना, श्रम, क्रोध, जो पित्त को बढ़ाने वाली चीजें हैं, क्रोध इत्यादि सब यहाँ लिख देंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन पीजी में तो नहीं बनता खैर कभी। फिर पित्त ज्वर की संप्राप्ति देखते हैं। पित्त ज्वर की संप्राप्ति, तो हमें ये बात यहाँ पर याद रखनी, जैसे ही हमने वातज ज्वर की संप्राप्ति में देखा था कि वहां पर वायु चालाकी कर रही थी, पहले उसने फुसलाया था हमारी जठराग्नि को, ठीक है, और फिर स्रोतसों में जाकर उसने दो स्रोतसों को ब्लॉक कर दिया था, रसवह स्रोतस और स्वेदवह स्रोतस। कौन कौन से, रसवह स्रोतस और स्वेदवह स्रोतस। और इनको वो अपने हिसाब से संपूर्ण शरीर में उस अग्नि को निकाल के ले गई थी और संपूर्ण शरीर में ताप का प्रसार करके ज्वर की उत्पत्ति की थी। यानी कि जो जठराग्नि भोजन के पचने में लगनी चाहिए थी, वायु ने ऐसा होने ही नहीं दिया और उसको संपूर्ण शरीर में ले गई अपने हिसाब से। तो ये गाना है, आपने वो सुना होगा, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर। तो आप ना यहाँ रसवे याद रखिएगा, रसवे ज्वर, मेरे रसवे ज्वर याद रखिएगा, रस और स्वेद वह, यानी रस वह और स्वेद वह स्रोतस हैं। गलत मत करिए, क्योंकि हम जब पूरी काय चिकित्सा पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग व्याधियों में अलग अलग स्रोतसों को याद करना पड़ेगा और वहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस स्रोतस में क्या था। जैसे हम पढ़ेंगे तीन स्रोतस का श्वास हिक्का वाले कंडीशन में, तो इस तरह हमें याद रखना पड़ेगा कि हर व्याधि में अलग अलग स्रोतस इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पर रसवय और श्वेतवय स्रोतस हैं और ये क्वेश्चन कई बार बायो में पूछा जाता है, इस बार पूछा गया था। ठीक है मित्रों, यहाँ थोड़ी सी चर्चा करें तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रकुपितम आमाशयाद उष्मनाद, यानी यहाँ पर तक कॉमन है, यानी कि प्रकुपित कुपित्त जो है, इन निदानों के सेवन से प्रकुपित पित्त हुआ और आमाश ऐसे ऊष्मा को साथ लेकर, वहां वायु लेकर जा रही थी बहलाकर, यहाँ पित्त जाएगा।
लेकर आहार के परिणाम स्वरूप जो पहली धातु, जो आद्य धातु बनती है, कौन सी? रस धातु। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि आद्य धातु कौन सी है, प्रारंभिक धातु कौन सी है, तो रस धातु हम सब जानते हैं कि रस धातु से मिल जाएगा, यहाँ साजिश करेगा और रस एवं स्वेदवय स्रोतसों को बंद कर देगा। क्योंकि जब रस व स्रोतस ही बंद हो जाएगा मित्रों, तो सिंपल सी बात है, रस व स्रोतस के द्वारा ही तो रस धातु फाइनली किसमें बदलती थी? रक्त धातु में बदलती थी। रक्त किसमें बदलती थी? मांस में बदलती थी। लेकिन इसने तो भैया बदल दिया पूरा, की बंद कर दिया, क्लोज कर दिया रस व स्रोतस को। और जो हीट थी, जो एक्स्ट्रा हीट थी, तो एक्सक्रीशन के साथ स्वेद व स्रोतस से बाहर निकल जाती थी। हम लोग जानते हैं कि पसीना जो है क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन करता है, बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो स्वेटिंग होती है। लेकिन इसने इसको भी बंद कर दिया है, तो सीधी सी बात है, पूरी हीट अंदर ही ब्लॉक हो चुकी है और आगे की धातुएं बनना बंद हो गई हैं, चूंकि रस की वजह से। तो ऐसी अवस्था में जो बाकी के लक्षण आएंगे, कमजोरी वगैरह, स्करण आएंगे, बेचैनी इत्यादि, पर पूरी जो ऊष्मा है वो बॉडी में ब्लॉक हो जाएगी और ये क्या करेगा? अग्नि को नष्ट कर फिर पाक स्थली से, यानी कि आमाशय से अग्नि को बाहर निकाल ले जाएगा और पीड़ाओं को उत्पन्न करती, जो जो पीड़ा बताई गई है, देहेंद्रीय मनस्तापिक है, व्यचितर्थी ग्लानिक है, उन पीड़ाओं को उत्पन्न करते हुए सारे शरीर में फैल जाता है। इस प्रकार ये भी ज्वर उत्पन्न करता है। यानी कि दोनों संप्राप्ति में कोई फर्क नहीं है, चीजें एक जैसी ही हैं, बस वहां पे जो काम वायु कर रही थी वो ये काम पित्त कर रहा है, ये आपको याद रखना है। तो को मास्टर, पित्त तो स्वयं अग्नि का द्योतक होता है, पित्त तो स्वयं उसके गुणधर्मी होता है अग्नि का, तो ये आखिरी अग्नि को नष्ट कैसे कर रहा है? तो आपने एक बड़ा बात पढ़ी होगी, स इसने है तीक्ष्णम उष्णम द्रवम सरम अलम अमल कटु, तो वहां पर ना एक द्रव वर्ण भी होता है। पित्त का एक गुण क्या होता है? द्रव वर्ण भी होता है। और इसी को हम क्या करें? अंशांश कल्पना कहते हैं ना, कि जब हम ये पता करने लग जाए कि पर्टिकुलर दोष भी किस गुण के कारण काम कर रहा है, तब उसे अंशांश कल्पना कहते हैं। संप्राप्ति में कल ही हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ द्रव देखिए, ये द्रव की वजह से ही क्या करता है? इस द्रवता से अग्नि नष्ट हो जाती है। यानी कि जो पित्त अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, हम कहें स्वयं अग्नि का रूप होता है, वो अपने द्रव गुण के कारण यहाँ अग्नि को नष्ट कर देता। आगे देखते हैं बेटा, पित्त ज्वर के लक्षण। ठीक है, पित्त ज्वर के लक्षण देख लेते हैं। तो सबसे जो मुख्य लक्षण है, देखिए इतने लक्षण ना पीजी में आपसे पूछने वाला है, बहुत पर्टिकुलर चीजें पूछता है। यूजी में आपको मुश्किल से 5 चीजें याद करनी। यूजी के लिए केवल आपको 5 बिंदुओं पर काम करना है। अब मान लीजिए ऊपर वाले हमने जितने सारे पढ़े थे, बाता ज्वर के लक्षण, आपकी मर्जी है आप कौन से 5 बिंदु उठा लें। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक कलर वाला हो गया है ना, एक पाद सुप्तता वाला हो गया, एक जो अपना उष्ण अभिप्रायता हो गया, एक कसा आश्रित है और आसुबेरस, जो पर्टिकुलर सब में कंपैरेटिव है। उन 5 बिंदु को उठाओ, बात खत्म करो, मत पढ़ो सब कुछ। इस तरह आपने देखा जब हमने यहाँ पर विषम आरंभ और विसर्ग पढ़ा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। पित्त में तो नहीं होगा, क्योंकि वायु फ्लक्चुलेट होती है ना, ये फ्लक्चुलेशन इसके अंदर है, लेकिन पित्त और कफ के अंदर तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमें याद रखना है मित्रों, युगपदेव केवले शरीरे, इस शब्द को आपको, इस वाक्य को अच्छे से याद रखना। ये इसका अपोजिट है वात का। यानी कि यहाँ पर तो एक के साथ ही सारे शरीर में ज्वर या तो बढ़ेगा घटेगा, एक साथ होगा। यहाँ विषमता नहीं रहेगी, यहाँ विषम आरंभ और विसर्ग नहीं रहेगा मित्रों। युगपदेव केवले शरीरे, ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धि वा, या तो आएगा बढ़ेगा, जो होगा वो एक साथ होगा। ठीक है मित्रों। अच्छा, विशेष रूप से वो सारी चीजें होंगी जो हमने वहां पढ़ी थी, जैसे कि हमने वहां पर क्या पढ़ा था, हमने जरण काल वगैरह, अपराह्न इत्यादि पढ़े थे, याद करो यहाँ पर ये वाले। तो यहाँ पर ये सब वात के अकॉर्डिंग थे, जड़ान थे, देवसान थे, निशान थे, घरमान थे। अब यहाँ सब पित्त के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, सब पित्त के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। जैसे कि विधा काले, यानी जब भोजन पच रहा है, मध्य दिन हो जाएगा अपराह्न की जगह पे, अर्धरात्रि हो जाएगी, है ना, पहले पैर की जगह पे शरद ऋतु हो जाएगा, घरमांते की जगह पर, यानी कि वर्षा ऋतु के स्थान पर या शरद ऋतु हो जाएगा। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है मित्रों। ऐसे कटुकश आश्रिता, यानी कि मुख कड़का कड़वा कड़वा लगता है, कटु होता हो जाता है, लेकिन वहां पर कैसा था? कसाय आश्रिता था। ठीक है मित्रों। यहाँ तालु पाक हो जाएगा। आप याद करिए, वायु वाले में शोष था, तालु शोष था, पर यहाँ पाक हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो आप याद रखिएगा। तृष्णा हो जाती है, मद हो जाता है, भ्रम हो जाता है, मूर्छा हो जाती है। पित्त का छर्दन करता है, अतिसार हो जाता है, अन्न द्वेष हो जाता है, सदन हो जाता है।
प्रलाप है। अब यहाँ पे आ रखेंगे रक्तकोट अभिनिवृत्ति, यानी कि शरीर पर चकत्ते इत्यादि अट्टिगिरी ऐसी कंडीशन हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। हरिद्र हरिद्र, जो हमने वहां पर पढ़ा था अरुण वर्ण, हम जो कफ में पढ़ेंगे श्वेत वर्ण, हमें याद रखना पड़ेगा पित्त में हरित हारित, यानी कि हरित हरे कलर का हल्दी जैसे रंग का क्या हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है, नख नयन वदन मूत्र पुरुष चाम, ये सब बातें थी। वहां पे हमने पढ़ा था उष्ण अभिप्रायता, कि सब कुछ हमें गरम गरम अच्छा लगता है, पर यहाँ तो पित्त है तो सब कुछ हमें ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। शीत अभिप्रायता, शीत ही उसके लिए लाभदायक होगा। ठीक है मित्रों, तो ये पित्त ज्वर के लक्षण है, पर्टिकुलर हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है, बहुत सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हम लोग कफ ज्वर के निदान की। कफ ज्वर के निदान, कफ ज्वर का निदान वही सारी चीजें, क्या बताऊं आप लोगों को, वही अधिक स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छुल शीत और MAL। आप जानते हैं जो MAL होता है मधुर अम्ल लवण, वो वात को प्रकोप करता है ना, सब जानते हैं आप लोग। ज्यादा सो जाओ दिन में, बहुत खुश रहोगे तो कफ बढ़ जाता है, इसलिए जो लोग कमजोर होते हैं, पतले होते हैं, राजकुमार राव जैसे, उनको क्या करना चाहिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे अति प्रसन्न रहना चाहिए, परिश्रम ना करना, पड़े रहना, वो सब कफ ज्वर के निदान हो जाएंगे। बिल्कुल एकदम सामान्य सी संप्राप्ति है, उपयुक्त लक्षणों के द्वारा जो हमने देखी थी, उपयुक्त वाक्यों में जो हमने देखी थी, कफ ज्वर की संप्राप्ति भी कैसी होगी, बिल्कुल पित्त की तरह होगी। आओ देखते हैं कैसे। कह रहे हैं कि उपयुक्त कारणों से कुपित हुआ कफ, वहां वात थी, वहां पित्त था, अब यह कफ हो जाएगा। जब आमाशय में जाएगा तो पहले ऊष्मा को बरगलाएगा, तो ऊष्मा के साथ मिलकर जो पहली धातु है मित्रों, रस नामक धातु से मिल जाएगा, और वही काम करेगा कि रस में, मेरे रस के कमर, यानी कि रस व ज्वर, रस व और श्वेत व श्रुतों से बंद कर देगा, और अग्नि को नष्ट करने का तो पूरा अधिकार है कफ को, क्योंकि इसमें जलियांश होता है मित्रों। जो वात कर सकती है, पित्त कर सकता है, तो कफ तो निश्चित रूप से कर सकता है, ये तो इसका रोग अधिकार है पूरा। तो श्वेत व श्रुतों को बंद करके अग्नि को नष्ट करके पंक्ति स्थान से, यानी कि जहाँ पाचन होता है वहां से निकाल कर अग्नि को बाहर निकाल कर पीड़ा करता हुआ पूरे शरीर में फैल जाता है मित्रों। याद रखना, ये भी शरीर में उसी प्रकार फैल जाता है, और हमें वही बातें यहाँ याद रखनी है जो हमने पित्त में याद रखी थी। युगपदेव केवले शरीरे, मुझे कोई बता पाएगा युगपदेव केवले शरीरे किस ज्वर का लक्षण है, वातज पित्तज या कफज, जल्दी बताओ मुझे। कोई सुन रहा है मेरी आवाज? पित्तज और कफज सर। पित्तज और कफज दोनों का है, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो वही सारी चीजें, जैसे कि भुक्त मात्रे, खाना खाते ही कफ का लक्षण, कफ का प्रकोप होता है, तो कफ ज्वर का भी होगा। पूर्वाह्न, भाई पूर्वाह्न में दिन का पहला पहर, पूर्व रात्रि, प्रदोष काल रात्रि का पहला पहर, वसंत काले वसंत ऋतु में, इन चारों कंडीशन में क्या, वह अहोरात्रि भुक्ता नाम ते मन अंत मध्य आदि का क्रमात्, ये भागवत का श्लोक है, उसी अकॉर्डिंग ये चारों कंडीशन में चीजें प्रकोपित होंगी और कफ ज्वर को लेकर आएंगी, कफ ज्वर यहाँ बढ़ेगा, है ना। तो युगपदेव केवल शरीर यानी कि संपूर्ण शरीर में एक साथ होगा, केवल वात में ही विसर्ग विषम होगा, आरंभ विषम होगा, अन्यथा पित्तज और कफ ज्वर में तो युगपदेव केवल शरीर पूरे शरीर में एक साथ आएगा, बढ़ेगा। आइए कुछ विशिष्ट लक्षणों की चर्चा यहाँ भी कर लेते हैं। जैसे गुरु गात्रता हो जाती है, पूरा शरीर भारी भारी लगता है, मुख का जो टेस्ट है वो मीठा है, यहाँ पर शीतमित्व लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि पूरे शरीर को किसी ने गीले कपड़े से पोंछ रखा हो। निद्रा आदि का आएगी, सीधी सी बात है। ये का श्वास प्रतिशत तो आप समझ ही जाना, श्वेत्यम याद रखना बस, यहाँ पर जो नख नयन वदन मूत्र पुरुष का जो कलर होगा वो श्वेत हो जाएगा। वात में अरुण वर्ण पड़ा था, पित्त में हमने हरित हारिद्र पड़ा है, तो कफज में ही श्वेत हो जाएगा। बड़ी जनरलाइज चीजें हैं बेटा, हर व्याधि में समान रूप से देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ शीत पीड़िका है, वेरी इंपॉर्टेंट, शीत पीड़िका की बात हो रही है यहाँ पर, जो कफज है। उष्ण अभिप्रायता, तो मुझे बताओ उष्ण अभिप्रायता किस किस में देखने को मिलेगी बेटा, वातज में, पित्तज में या कफज में? वातज और कफज।
वेरी गुड, है ना। ये वातज और कफज में, चूंकि वात का गुण शीत होता है और कफज का गुण भी शीत होता है, तो यहाँ पर हमें गरम गरम चाहिए कुछ खाने के लिए, गरम गरम चीजें उपशय होंगी, ठीक है। लेकिन पित्त में क्या होता है, शीत अभिप्रायता थी, चूंकि पित्त स्वयं गर्म होता है तो यहाँ शीत अभिप्रायता हो जाएगी। बहुत बढ़िया, अद्भुत। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा मित्रों। फिर यहाँ पर बात की गई है द्वंद्वज और सन्निपातक। यहाँ से कोई प्रश्न बनता नहीं है, एक बार नजर डाल के देख लेते हैं कि द्वंद्वज और सन्निपातक ज्वर कैसे हो जाते हैं। तो कह रहे हैं भैया विषम भोजन करोगे, कैसे, मात्रा में विषम करोगे, कम ज्यादा खा लो, कभी कभी 2 रोटी खा रहे हो, कभी 10 रोटी खा रहे हो, या काल के अनुसार विषम हो, कभी दोपहर में खा रहे हो, कभी आधी रात्रि में खा रहे हो, कभी खा ही नहीं रहे हो। उपवास से भी हो जाता है मित्रों, भोजन के परिवर्तन से हो जाता है, ऋतुओं के विकार से हो जाता है, प्रकृति की विपरीत गंध के नाक में प्रवेश करने से, विष दूषित जल के पीने से, कृत्रिम विष के प्रयोग से, बहुत ज्यादा मैगी खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, पर्वतों के पास रहने से, फास्ट फूड नहीं खाना है, देख लो पर्वतों के पास रहने से भी हो जा रहा है, नियम विपरीत स्नेहन स्वेदन बमन विरेचन पूरा पंचकर्मा करोगे तो हो जाएगा, मिथ्या ढंग से समसर्जन क्रम करोगे तब भी हो जाएगा, जैसा मास्टर ने पढ़ाया वैसा नहीं करोगे, स्त्रियों में उचित रूप से प्रसव न हो पाए तब भी बेटा ज्वर हो जाता है, और वो ज्वर कैसा होता है, द्वंद्व जैसा निपातज होता है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा याद रखिएगा, कभी स्टेटमेंट के तौर पर दे दी जाएगी आपको। प्रसव के बाद अनुचित आहार विहार के सेवन करने से प्रसूता स्त्री में ऐसा हो जाता है, तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हर साल रिपीट किए जाने वाला क्वेश्चन आगंतुक ज्वर बेटा आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगंतुक ज्वर के 4 भेद होते हैं, सबसे पहली बात तो याद रहनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि ज्वर की बेटा प्रकृति, है ना, या ज्वर के कारण या ज्वर के भेद, हमने पढ़े थे कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 8 में से 7 तो निज थे जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, चूंकि हमने वात पित्त कफज अलग अलग पढ़े हैं और द्वंद्व सन्निपातक इसी में निपटा डाले हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही इसमें लक्षण और दोष होते हैं, जैसे ऊपर पढ़ के आए हम लोग, वात पित्त पित्त कफज और वात कफज है तो उसी अकॉर्डिंग दोष के अकॉर्डिंग होगा। फिर हम बात करते हैं 8वें की भेद की, वो आगंतुक ज्वर, और इसके भी 4 भेद होते हैं मित्रों, 4 भेद होते हैं, एक अवगात, अविषंग, अविचार और अभिशाप, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभिघात का मतलब क्या है, किसी प्रकार की चोट लगना। चोट किसको लगेगी, युद्ध लड़ता है, जो वीर योद्धा होता है, तो याद रखना जो वीर होगा, जो वार में जाएगा, जो वॉर में जाएगा, युद्ध लड़ेगा, तो याद रखना वी आर, वातस और रक्तस होता है, वात रक्त की प्रधानता होती है बेटा अभिघातज में। अभिसंगस कौन होगा, हम किसके साथ रहना चाहते हैं, हम किसके साथ रहना चाहते हैं, हम उस हर वीआईपी व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जिसके पास सारी फैसिलिटी हो, रखना बीपी, वातज पित्तज होता है इसमें, इसका दोष कौन सा होता है, वातज पित्तज होता है। हम किसके संग रहना चाहते हैं, अभिसंग किसका करना चाहते हैं, तो वातज पित्तज यानी कि वीआईपी आदमी का, ठीक है मित्रों। तुम्हें क्या बताऊं, ठीक है। अभिचारज, अभिचारज और अभिशापज, देखिए अभिचार मतलब क्या है, अभिचार, चलो अभी थोड़ी हम बात कर लेते हैं इस बारे में, तब मैं आपके दोष बताऊंगा आगे, तो समझ में आएगा कि इसमें दोष क्यों सन्निपात चलेंगे आखिर। गॉड, अभिघातज में देखा आपने कि यदि कोई घात होता है, कोई चोट लगती है, तब अभिघातज आगंतुक ज्वर होता है। अभिसंगस में क्या होता है, यदि हम कैसी चीजों का संग करते हैं, कैसी चीजें हमारे से लगी रहती है हमेशा, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, शोक इत्यादि जो मानसिक विकार हैं, उससे हम लगातार संसर्ग में रहते हैं, लगातार उससे पीड़ित रहते हैं, तो इस प्रकार का ज्वर, मैंने आपको बताया था ज्वर क्या है, देह इंद्रिय मनस्तापी, मनस्तापी, देखो ताप को समझना पड़ेगा यहाँ पर। ताप का मतलब बेटा केवल यहाँ टेम्परेचर नहीं है मेरे मित्रों, ताप का मतलब केवल यहाँ टेम्परेचर नहीं होता है, ताप का मतलब बेटा पीड़ा भी होता है। आपको अगर भागवत का पहला श्लोक याद हो तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, सॉरी भगवान कृष्ण नहीं कहते, वेद व्यास क्या कहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे, और तब वहां कहते हैं
तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ठीक है मित्रों, ऐसा वो वेद व्यास जी कहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में कि जो सच्चिदानंद रूप है, इसका रूप हमेशा सच्चा आनंद प्रदान करने वाला है। ये सौंदर्य शर्मा, जैकलिन फर्नांडिस तो आती जाती रहती हैं। जो लगातार सच्चे आनंद को देने वाला रूप वो किसका है? वो अपने वासुदेव का है। और जो विश्व की उत्पत्ति, उसके पालन और उसके अंत, यानी कि विश्व उत्पत्ति आदि के जो हेतु हैं, जो कारण हैं, जो सृष्टि को जन्म दे रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, उसका अंत कर रहे हैं, तो ऐसे ही भगवान कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम लोग, वयम माने हम लोग, नमस्कार करते हैं जो तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। और ऐसा सुश्रुति बताते हैं, ऐसा सुश्रुति बताते हैं कि व्याधि 3 प्रकार की होती है, यानी कि ताप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक ताप या अधिभौतिक। ठीक है मित्रों, तो ताप का मतलब केवल टेम्परेचर नहीं है बेटा, ताप का मतलब तो कोई भी पीड़ा होती है, कोई भी पीड़ा होती है मित्रों। इसी प्रकार से आप याद रखोगे कि यहाँ पर यदि कोई भी ताप मोहन, उच्चाटन, मारण या मंत्र के द्वारा, यानी किसी ने या तो आपको अपनी अच्छाइयों से, वैदिक मंत्रों से, या तो किसी ने आपको अपनी अच्छाइयों से अपने कब्जे में ले रखा है, या किसी तंत्र टोटके बुराइयों से वो आपको रोज एक शाम को होने वाले महफिल में बुलाता है और लाइनें खिंचवाता है, अगर आप उससे पीड़ित हो तब भी तुम उसके द्वारा कैप्चर किए जा चुके हो, या तुम उसकी अच्छी आदतों के दीवाने उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, तब भी आप कैप्चर तो हो ही चुके हो। दोनों ही परिस्थितियों में आप उसके घेरे में हो। तो वैदिक या तांत्रिक इन मंत्रों द्वारा जो मारण, मोहन, उच्चाटन यानी टोटका करते हैं, वो अविचारज ज्वर होता है। ऐसा ज्वर क्या कहलाता है? अविचारज ज्वर कहलाता है। ऐसी पीड़ाएं अविचारज पीड़ाएं कहलाती है मित्रों। तो ये क्या है? ये सन्निपातज है। तो मुझे बताओ, कोई किसी पर टोटका करेगा बेटा, तो कौन से दोष का प्रकोप हो जाएगा? वातज, पित्तज, कफज, क्या इसका तुम डिसाइड कर सकते हो क्या? नहीं सर। बताओ। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, हमें नहीं पता कौन सा दोष, हम कह रहे हैं सन्निपातज, इसमें सन्निपातज। ठीक है मित्रों, ऐसे अभिशाप, मान लो तुम गुरु की बुराई कर रहे हो, अपने मास्टर की, अपने बॉस की बुराई कर रहे हो, कमरे में बैठ के मास्टर सही नहीं पढ़ा रहा, उससे क्या हो जाएगा? इससे ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध किसी का भी हमें क्या नहीं लेना है? उसकी अंतर आत्मा की वो पीड़ित और दुखित आवाज नहीं लेनी है, ऐसा कोई अभिशाप नहीं लेना। ठीक है, कोई अगर अच्छा लड़का आपको प्रपोज करने आ रहा है, रिजेक्ट नहीं करना है बेटा। क्या लिखा था आचार्य ने? अंतर आत्मा से निकला हुआ अनिष्ट शाप कहता था। कैसा जोर कहता पैदा कर देता है? अभिशाप कर देता है। तो क्या मास्टर तो क्या यही करते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई कब करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अंतर आत्मा से, उसके मन से, उसके दिल से निकली हुई, मैं आवाजों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अंतर आत्मा की आवाज तो बहुत अलग होती है मित्रों, इसे पहचानना चाहिए। और ईश्वर ने हम लोगों को इतना तो शिक्षण दे रखा है कि वो अंतरात्मा की आवाज है कहाँ से और कहाँ से आ रही है। तो अभिशाप भी बेटा जो कोई देगा, तो क्या हम दोषों का निर्धारण कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे मास्टर। तो इसको भी नाम दे देंगे हम सन्निपातज। मान लो हमें कोई श्राप दे रहा है, कोई हमें बद्दुआ दे रहा है, तो मैं सोचेंगे अच्छा ये बातज बद्दुआ है या कफज बद्दुआ है, ये गुस्से में दे रहा है, लगता है पित्तज बद्दुआ है, नहीं नहीं मोटा आदमी है इसका मतलब कफज। अरे ऐसे नहीं होता भाई, ये तो सन्निपातज है, हमें नहीं पता। ठीक है, सन्नी के 4 शाप याद रखना, यानी अभिचारज हो चाहे अभिशापज हो, ये इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ मित्रों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया। इसमें कौन सा दोष होता है? सन्निपातज। और इसमें भी कौन सा दोष होता है? सन्निपातज। ये आप याद रखोगे। तो इन 4 कारणों से शरीर में पहले व्यथा उत्पन्न होती है मित्रों, और बाद में दोषों का प्रकोप हो जाता है, बाद में दोषों का प्रकोप हो जाता है। इनमें अभिघाता ज्वर, दुष्ट रक्त में आश्रित वायु से, अभिसंगज बातकृत्य के संसर्ग से, और अभिचारज और अभिशापज सन्निपात से होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया मित्रों, और कैसे याद रखना ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी याद ना हो तो बता देना। यहाँ पर आगंतुक ज्वर का विशिष्ट लक्षण बताए गए हैं।
चिकित्सा एवं निदान के होने से 7 प्रकार के बताए निज ज्वर का विशेष होता है। इन दोनों अंतर बताने की कोशिश की है मित्रों, निज और आगंतुज में। ऐसा क्वेश्चन कभी 2 नंबर में या कभी 5 नंबर में आ जाता है यूजी में, याद रखिएगा। जो निज होते हैं वो सामान्य मिथ्या विहार आहार जैसे निदानों के सेवन से होते हैं, वही आगंतुक जो होते हैं अभिघात या किसी के श्राप इत्यादि दे देने से हो जाते हैं। शरीर में दोष पहले प्रकोपित होते हैं, बाद में लक्षण आते हैं बेटा, पर यहाँ तो पहले लक्षण आ जाते हैं। मान लो किसी को अभिघात लगेगा, चोट लगेगी, तो पहले ब्लीडिंग हो जाएगी, दोष का प्रकोप बाद में हो पाएगा, टाइम लगेगा, उसमें पूरी संप्राप्ति बनेगी। संचम चा प्रकोपम चा प्रश्रम स्थान संश्रयम व्यक्ति विधम चायो बेती रोगाणाम सब पूरा षड क्रिया काल इन्वॉल्व होगा, इतना टाइम थोड़ी है ना। कोई आपके दिल को तोड़ देता है तो आपको तुरंत ही पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, तुरंत ही आंखों में आंसू भर आते हैं, तुरंत ही आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, टाइम थोड़ी लगता है। तो इसलिए अभिघातज अभिसंगस आदि से कारणों से होता है, दोष बाद में प्रकोपित होते रहते हैं, ठीक है। तो ये शरीर में पहले लक्षण उत्पन्न होते हैं, बाद में दोषों का कोप होता है। दोष भेद से 7 प्रकार के होते हैं मित्रों, और कारण भेद से अनेक प्रकार के हो सकते हैं, और 4 प्रकार तुमने पढ़े ही हैं। चिकित्सा इसकी दोषानुसार होती है, लेकिन इसकी चिकित्सा तो कारण के अनुसार होती है। यदि किसी ने श्राप दे दिया है तो हम उससे जाके माफी मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे। अगर हमें चोट लग गई है तो तुरंत ही हम बैंडेज करेंगे, है ना, मरहम पट्टी करेंगे, सर्जरी करेंगे। तो वहाँ दोषों के अनुसार चिकित्सा नहीं करते हैं, वहाँ हम कारण के अनुसार चिकित्सा करते हैं बेटा। और ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या सत्य सत्य पहचानिए। ठीक मित्रों, ज्वर का प्रकार भेद पढ़ लेते हैं। और ज्वर का प्रकार भेद ये पूरा एकदम यूजी के लिए बना स्ट्रक्चर है। जब भी यूजी में क्वेश्चन आएगा ज्वर से, पूछे ना पूछे, पर आपको एक फ्लो चार्ट जरूर बना के आना है एग्जाम में। क्या बताना है कि ज्वर 2 प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुक। ये वाले 7 प्रकार के होते हैं, ये 1 प्रकार का होता है, बट इसके 4 भेद हो जाते हैं, तो मिला के 8 भेद हो गए इसके। 1 दोष वाले वातज पित्तज कफज होते हैं, 2 दोष दोलज होते हैं, वातज पित्तज वातज कफज और वात कफज पित्तज, है ना। पेड़ बना लो, बीपी बी के क्या बचा, तो केपी बचा। एक सन्निपातज भी होता है, और सन्निपातज ज्वर 13 प्रकार के होते हैं। ये हम चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे, ये हम चिकित्सा अध्याय 3 में पढ़ेंगे डिटेल में इस बारे में, कुछ खास सब की बातें भी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ चरक सूत्र अध्याय 17 का भी एक विवरण आया हुआ है, तो इस विवरण को भी देख लेंगे। तो सन्निपातज ज्वर 13 प्रकार के होते हैं, इन्हें विषम ज्वर भी कह सकते हैं। और विषम ज्वर 5 प्रकार के होते हैं मित्रों। एक को कहते हैं संतत ज्वर, एक को कहते हैं सतत ज्वर। ये संतत ज्वर ये कंटिन्यूस ज्वर होता है, जो लगातार आता है। सतत ज्वर जो होता है दिन में 2 बार आता है। अन्य दशक जो होता है वो छोड़ के आता है, एक दिन छोड़ के। तृतीयक जो होता है वो तीसरे दिन आता है, और चतुर्थक ज्वर जो होता है वो चौथे दिन आता है। यानी ये सब विषम ज्वर होते हैं, ये लगातार जो है एक सामान्य ज्वर की भांति नहीं व्यवहार करते हैं, ये अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। इनका जो है आना और जाना बड़ा विषम काल के अधीन होता है, तो इसलिए इन्हें विषम ज्वर कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, डिटेल में बातें होंगी इनकी चरक चिकित्सा अध्याय 3 में। संतत सतत अन्य दोषक तृतीयक और चतुर्थक ज्वर, ये पूरा फ्लो चार्ट बहुत बढ़िया है एग्जाम में लिखने के लिए, इसके बारे में आप याद रखिएगा। और सर सारी विषम ज्वर टाइप है सन्निपातज का? नहीं बेटा, ऐसा होता मैं बताऊं, देखो सन्निपात ज्वर के 13 भेद हैं, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। सन्निपात ज्वर के 13 भेद है, ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि सन्निपातज दोषों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये विषम ज्वर की तरह ही व्यवहार करते हैं, इसलिए सन्निपातज ज्वर को एक अलग नाम देकर विषम ज्वर इसके 5 भेद और करते हैं, इसके टाइम पीरियड के हिसाब से कि कब आता है और कब जाता है। जैसे ये लगातार रहता है, ये दिन में 2 बार आता है, एक दिन छोड़ के ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन, ये अलग चीजें हैं। और जो 13 प्रकार के सन्निपातज ज्वर हैं, इसका एक पहली बात तो एक सामान्य सन्निपातज ज्वर के अलग लक्षण होते हैं, क्वेश्चन तो वहीं से आता है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बाकी 13 भेद और बताए गए, वहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं पर्टिकुलर, हम अलग बात करेंगे। यानी कि हम इन्हें अलग पढ़ेंगे और इन्हें बिल्कुल अलग पढ़ेंगे, और ये इसका भेद बिल्कुल भी नहीं है इस प्रकार से। पर हाँ, इसका व्यवहार सामान्य होने की वजह से हम इसको भेद मानकर चले तो भी कोई बुराई नहीं है, पर हम इसको बिल्कुल अलग पढ़ेंगे और इनको बिल्कुल अलग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। जी सर। बात करते हैं ज्वर के सामान्य पूर्व रूप की। हमने देखो ज्वर वातज पित्तज कफज ज्वर के लक्षण पढ़े, हमने उनके निदान पढ़े, हमने संप्राप्ति अलग पढ़ी, और हमें बिल्कुल रट्टी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, क्या कोई बता पाएगा कि पित्तज ज्वर की संप्राप्ति क्या होती है? मुझे थोड़ा बताओ। अब लेमन लैंग्वेज में बताओ, जरूर नहीं शास्त्रीय भाषा बोलो, अब ऐसे बताओ क्या क्या हो रहा था वहां पर।
सर पित्त प्रकोपित आहार खाने से पित्त प्रकोप हो जाता है और वेरी गुड आमाशय बेटा। से ऊष्मा को नष्ट कर देता है और रस जी जी धातु दूषित हो जाती है, रस्व और श्वेतव स्रोतस बंद हो जाते हैं और ज्वर हो जाता है। हाँ, ज्वर हो जाता है ना। थोड़ा सा और इसको परिष्कृत करेंगे तो ऐसे बोल देंगे कि वो रस धातु से मिलकर जठराग्नि को खुद ही बंद कर जो है नष्ट करता है। फिर कौन? पित्त। और पित्त ही क्या करता है? रस में और जो है श्वेत वस्त्र उसको बंद करके जठराग्नि को उसकी जो है पंक्ति स्थान से, उसके पाचक स्थान से बाहर निकालकर संपूर्ण शरीर में फैलाते हुए ज्वर की उत्पत्ति करता है। बहुत बढ़िया, आपने सही बोला। आइए अब ज्वर के सामान्य पूर्व रूप देख लेते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, सर इसकी चर्चा कर लेते हैं। हाँ बेटा। सर ये रस्व और स्वेदव स्रोतस ही अफेक्ट होंगे, ये कैसे पता चलता है हमको? ये तो बेटा तो एक चैप्टर है, मेरी बात सुनो, कहाँ गया। देखो, आपको पता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक चिकित्सा स्थान का टॉपिक है, ये तो पता है ना। जी सर। लेकिन इससे पहले एक बिल्कुल क्रम में बेमान स्थान का वर्णन आचार्य ने किया है, बेमान स्थान का। और इस बेमान स्थान में एक 5वां चैप्टर है, उसका नाम बताओगे जरा क्या है? बताओ। स्रोतो विमानाध्याय। ठीक है, उसमें सभी स्रोतों के नाम दिए गए हैं, उसके निदान दिए गए हैं, किससे प्रकोपित होंगे, उसके लक्षण दिए गए हैं कि ये लक्षण होंगे तो ये वाला स्रोत प्रकोपित माना जाएगा। वहां से पता चलता है बेटा। ज्वर तो हम बाद में पढ़ते हैं, हम एक्चुअली उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। चलो, तो ज्वर के सामान्य प्रारूप, ज्वर के सामान्य प्रारूप। इसमें लिखा है तस्य माने पूर्व रूपाणी भवंती तद्यथा। पहली बात तो है मुख वैरस्य, यानी मुख का स्वाद फीका लगने लगता है। देखो सारी चीजें इमेजिन करना, बुखार तो सभी न सभी को आता ही है मित्रों। क्या मुंह का टेस्ट बदल जाता है? बस हाँ और ना में जवाब देते रहना। होता है ऐसा, नहीं होता? बताओ। जी सर। है ना। देखो गुरुगात्रता होती है, गुरुगात्रता होती है, शरीर भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है कफ ने जकड़ लिया हो। अनन्य विलासा, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। ठीक है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। लेकिन चक्षुषो आकुलत्वम, आंखें बड़ी बेचैन होती हैं, आंखें बड़ी बेचैन होती हैं। ऐसा ही लक्षण बेटा हम लोग बिसर्प में भी पढ़ते हैं, ऐसा ही लक्षण हम लोग उन्माद में भी पढ़ते हैं। ठीक है, चक्षुषो आकुलत्वम, नेत्रों का व्याकुल रहना, क्योंकि शरीर में ताप है, टेम्परेचर है, बेचैनी है, अर्ती है, गिलानी है, पीड़ा है। हमारी आंखें हमेशा बेचैन रहती हैं, उसे ढूंढती हैं जो हमें सुकून देता है, चाहे वो कोई इंसान हो या पैरासीटामोल हो। तो ये चक्षुषो आकुलत्वम याद रखना है। नोट्स में लिखाऊंगा, टेंशन ना लो। अश्रु आगमन हो जाता है, आंखों से पानी निकलने लगता है। याद रखो, बुखार आने वाला है 2-3 दिन बाद, 1 दिन बाद। और क्या क्या हो रहा है ये, नींद बहुत आती है, बेचैनी है ना, रोमहर्ष होता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द, शीत, वात, आतप, सहत, असहत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। है ना, इसको बात आपको याद रखनी है। और क्या इंपॉर्टेंट है? दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कामों को कल पर टालते रहना, कामों को कस्टिनेट करते रहना, आज नहीं करें, कल करें, कल से करें, कल से रिवाइज करें, कल से नोट्स बनाएंगे, कल से फेयर करना। ये बुखार से आने के पहले के लक्षण है मित्रों। आलस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उचितस्य कर्मणो हानि, जो काम करने चाहिए उन्हीं कामों को नहीं करता इंसान, रील देखता है बार बार। प्रतिपता स्वकार्येषु, अपने ही कार्यों के उल्टे काम करता है। गुरुणाम वाक्येषु अभ्युसूया, अपने मास्टर की बातों में वो दोष देखता है, उसकी अच्छाइयां दरकिनार कर देता है
केवल ये देखता है कि मास्टर ऐसे नहीं पढ़ाता, ऐसे नहीं पढ़ाता, ये मास्टर ऐसे चलता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसी बातें करता है। तो अपने गुरु के वाक्यों में दोष देखना ये ज्वर के पहले के लक्षण है। और तो और दुनिया जिन्हें प्यार करती है उनसे भी द्वेष हो जाता है, यानी बच्चों से द्वेष हो जाता है उससे। वो बच्चों से द्वेष करने लगता है, बच्चे अच्छे लगते चिड़चिड़ाने लगता है बच्चों की आवाज सुन। ठीक है, बच्चे बुलाते हैं चाचू, और वो एकदम आग बबूला हो जाता है। स्वधर्मे स्व चिंता, अपने ही धर्म की, अपने ही रोजमर्रा के कार्यों की उसे चिंता नहीं रहती है। न ब्रश करता, ना नहाता धोता है। ठीक है बेटा, और क्या याद रखोगे आप? ये याद रखो कि भैया मीठे खाने से जो है दिक्कत होती है उसे, क्योंकि यहाँ पर हम कफस को मान, यहाँ पर हम कफ का प्रकोप मान के चलेंगे। जोर में हमेशा कफ का प्रकोप मान के चला जाता है। वैसे पित्त प्रधान व्याधि है, लेकिन पहले कफ का प्रकोप होने दो, वही श्रोतोवरोध करेगा, वही श्रोतों को बंद करने वाला है, ऐसा मान के चलो। और यहाँ पे क्या होता है, अम्ल लवण कटु प्रियता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे बताओ कि अम्ल, लवण और कटु, ये जो दोष होते हैं ये किस दोष को बढ़ाते हैं बात पित्त कफ में से? पित्त। है ना? तो यही दोष उसे अच्छे लगने लगे, यही जो रस उसे अच्छे लगने लग जाते हैं। कभी आपने महसूस किया बेटा कि जब बुखार आने वाला होता है तो हम नमकीन खाने का बहुत मन करता है, हम मीठा खाने से हम बहुत उल्टी सी आते हैं? महसूस किया कभी आपने? बुखार में कितने लोगों ने से कहा है मम्मी प्लीज मेरे लिए थोड़ी सी नमकीन ले आओ, मुझे नहीं खाना ये दलिया? बताओ, क्या जी आपने सर। महसूस किया है ऐसा? तो बस ये बातें इमेजिन करना है, रटने वाली बातें है ही नहीं, ये रोजमर्रा की बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं, बहुत प्रैक्टिकल बातें। ठीक है मित्रों, तो हमने देखा कि मुख वैरस देखा, हमने चक्षुषु आकलोत्तम देखा जो विसर्प और अनुवाद में देखते हैं, अश्रु का आगमन देखा, निद्रा का आधिक्य देखा, बेचैनी देखी, हमने देखा रोमांच, हमने देखा कि रोए रोए खड़े हो जाते हैं, और शब्द के प्रति वो शब्दों को सहन नहीं करता है, वो किसी तेज आवाज बर्दाश्त नहीं करता है, वो ठंड को बर्दाश्त नहीं करता है, वो हवा को बर्दाश्त नहीं करता है, वो धूप को बर्दाश्त नहीं करता है। बर्दाश्त करता है तो केवल उसकी बातें, और क्या दीर्घ सूत्रता, वो कामों को टालने लगता है, आलस से हो जाता है, वो सही कामों को नहीं करता है, अपने कामों को उल्टा करता है, गुरु के वाक्यों में दोष देखता है, बच्चों से नफरत करता है, अपने ही कार्यों की चिंता नहीं रहती, मुद्रे विमक्षे प्रदेश, जो अपनी फाइल बनाना छोड़कर दूसरे की फाइलें बनाने लगता है दोस्तों, समझ जाओ वो किससे जोर से पीड़ित है। आम्ल लवण कटु प्रियता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज याद रखना, ठीक है अच्छे से। ऐसे दीर्घ सूत्री भी इंपॉर्टेंट है, पर दो चीजें तो आप जरूर याद रखो। अब है यहाँ पर ज्वर की महत्ता। ये कोई मतलब यूजी के लिए बात नहीं, बस पीजी के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे, वो उनको याद रखिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट है। इस सरसरी नजर से देखना और दिल में समा लेना, तो आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभवा, कि ज्वर तो निश्चित रूप से शंकर जी का कोप से उत्पन्न हुआ है मित्रों, ये महेश्वर कोप प्रभव है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि महेश्वर कोप प्रभव है? ज्वर, राग, यक्षमा, भ्रम या मूर्छा, क्या लगाओगे आंसर मित्रों? ज्वर। जोर लगाओगे। कह रहे सर्व प्राण भृताम प्राण हरो, यानी कि सभी प्राण भृताम माने जो प्राण धारण करते हैं, यानी प्राणी, सभी प्राणियों का प्राण लेने वाला कौन है? वो ज्वर है। तो बेटा इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब सारी व्याधियां पढ़ चुके हो आप लोग, तो अब तो कहोगे अरे सर ज्वर तो रक्त पित्त भी ले लेता है ना, प्राण तो रक्त पित्त ले लेता, प्राण तो राजस्मा भी ले लेता, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने का। ये जितनी तारीफ की जाएंगी ज्वर के बारे में की जाएंगी, बाकी अन्य व्याधियों की तारीफ नहीं की जाएगी, तो आंसर इसका ज्वर ही जाएगा हमेशा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार बता चुके हम लोग। देह इंद्रिय मनस्ताप करा, देह को और इंद्रियों को, मन को, तीनों में पीड़ा पहुंचाने वाला एकमात्र जो रोग है वो ज्वर है। और तो और क्या करता है, ये प्रज्ञा को यानी बुद्धि को, बल को, वर्ण को, हर्ष को, एक्साइटमेंट को, सबको कम कर देता है, ह्रास कर है। ठीक है बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां से आती है
कि नान्ये व्याधिस्तथा दारुणा बहुद्रवा दुष्चिकित्सा से यथा अयम। ये इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ये लाइन किसके बारे में कही गई है? योनि व्यापत के बारे में, रक्त पित्त के बारे में, विसर्प के बारे में, या ज्वर के बारे में? जल्दी बताओ। ज्वर। ज्वर के बारे में। ऐसी कोई व्याधि नहीं, ऐसी कोई व्याधि नहीं जो इतनी कठिन हो, जिसे चिकित्सा करने में आफत आ जाती हो, जिसके इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हो, वो ज्वर ही है। इसीलिए वो क्या है? सर्व रोग अधिपति, वो सभी रोगों का राजा है। और नाना तरह की योनिषु च बहुविधेश शब्द विधेयते, वो सभी योनियों में होता है। देखो, राजक्षमा हर किसी में नहीं होता है, पर ये तो त्रिग योनि में होता है। ये तो मनुष्यों में हो जाए, ये जानवरों में हो जाए, ये पहाड़ों में हो जाए, ये नदियों में हो जाए, यानी कि ज्वर तो हर किसी में होता है, टेम्परेचर तो हर किसी में होता है। नाना तरह के योनिषु बहुविधेय शब्द विधेयते। लेकिन याद रखना बेटा कि भले किसी भी योनि में होता हो, लेकिन यदि मनुष्य और देवताओं को छोड़कर अगर किसी में ज्वर हो जाता है बेटा, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसका मतलब, ज्वर आने का मतलब होता है कि उसका अंतिम समय आ चुका है। लेकिन मनुष्य और देवताओं में चिकित्सा का लाभ मिल जाता है। और देखो, सर्वे प्राण भरता सा जोरा एव जायन्ते सा जोरा ए मिरन्ते चा, यानी कि सभी प्राण भरता, जो सभी प्राणी जो होते हैं, जब मरते हैं तब भी ज्वर होता है, जब जन्म लेते हैं तब भी ज्वर होता है बेटा। ये महामोह है, ये महा कन्फ्यूजन करने वाला है मित्रों, इंद्रियों का हिरास करने वाला है, ये महामोह है। इसलिए प्राग देहिकम देहिना कर्म किंचिदपि न स्मरन्ति। इसी कारण बेटा जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, तो जब जन्म लेते हैं तब कौन होता है? तब ज्वर साथ में होता है। और ज्वर कैसा है? महामोह है, महान कन्फ्यूजन करने वाला है, बुद्धि को भ्रमित करने वाला है। इसीलिए लोगों को पिछले जन्म का याद नहीं रहता है, स्मरन्ति। और सही है कि याद नहीं रहता है ना। मान लो मुझे ऐसा पता होता कि पिछले जन्म में मेरी बीवी जो है श्री देवी थी, तो मेरा तो जन्म मन ही नहीं लगता, गड़बड़ हो जाती ना। बढ़िया बात है। अच्छा, जिन लोगों को याद रहता है पिछले जन्म का, उन्हें क्या कहते हैं? मैंने एक बात बताई थी, बताओ आप लोगों को। जिन लोगों को पिछले जन्म का याद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? लिखो मित्रों, लिखो। उन्हें कहते हैं जाति स्मर। कहते हैं जाति स्मर। खैर छोड़ो, कहाँ थे हम लोग? ये हो गया, ये हो गया। सर प्राण भ्रताम से ज्वर एवांते प्राण होते। ठीक है, ठीक है। सब ज्वर के साथ ही मृत्यु प्राप्त होती है, ज्वर के साथ ही सब काम होते हैं। ये सब हो गया। इसमें कुछ भी याद करने वाली बात नहीं है, बस दो बातें आपको मैं अंडरलाइन करा दूं, उनको देख लेना एक बार बस। देखो, पढ़ा तो आपको एक लाइन देता हूँ मैं, आपको कुछ और इम्पोर्टेंट लगता हो तो वो भी देख लिया करो, है ना। जैसे मान लो आपको करना है कि नहीं मास्टर, हम तो ये नाना तरह की योनि भी देख लेंगे, देख लो भैया। महामोह देख लेंगे, देख लो भैया, मेरा क्या जा रहा है कि नहीं। स्टेटमेंट के तौर पर कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मेरा काम हर चीज पढ़ाना है, याद करना आपका काम है मित्रों। देखो, अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ी सी बात है। एक तो ये याद रख लेना, वैसे हम पढ़ेंगे ये पूरा ज्वर चैप्टर पढ़ेंगे चिकित्सा शास्त्र, तब देखेंगे उत्तरार्ध में कि वैचित्यम अर्ति ग्लानि मन संताप लक्षण, ये ज्वर के लक्षण है ना। और दे इंद्रिय मनस्तापी सर्वरोग अग्रजो बलि, यानी कि दे इंद्रिय मन को ताप देने वाला और सभी रोगों में राजा है। चिकित्सा का 3 में पढ़ेंगे सारी चीजें। बाकी तो कुछ ऐसा कुछ याद नहीं करने वाला इसमें। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। फिर भी आप पढ़ के देख लेना, कुछ पूछना हो पूछ लेना, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें याद रखने वाली चीजें है नहीं। आइए चिकित्सा सूत्र की एक संदर्भ में एक संक्षिप्त बात कर लेते हैं चिकित्सा सूत्र की, चूंकि चिकित्सा तो डिटेल में पढ़नी है हमें, चिकित्सा अध्याय 3 में, और यहाँ देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं कि तत्र पूर्व रूप दर्शने ज्वराद्यो बाहितम क्या लघु वसनम अपतर्पणम बा, कि ज्वर का जब पूर्व रूप दिखाई देने लग जाए, जैसा कि उपरोक्त लक्षण लिखा गया है कि वो दीर्घ सूत्री हो जाता है,
वो गुरु के वाक्यों में अभिसूया करता है, वो आलसी हो जाता है, निद्राधिक्य होता है, मुख वैरस्य होता है। तो ऐसे लक्षणों में अगर पूर्ण रूप दिख जाए तो कह रहे हैं लघु असनम यानी कि हल्का भोजन और अपतर्पणम यानी कि उपवास ये करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। ये तो ये बहुत छोटा चिकित्सा सूत्र बता दिया, बढ़िया वाला बता दिया, लेकिन छोटी सी लाइन थोड़ा ऐड करें यहाँ पर। हम ये कहते हैं अगर कि अगर पूर्व रूप हो और नव ज्वर हो या नया नया ज्वर हो, यानी कि लक्षण आ भी जाएं पर नया ज्वर हो, तब भी दोनों फॉर्मूले काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है मित्रों, क्योंकि ज्वर जो होता है, देखो यहाँ से इतना बढ़िया एसएससी रीजनल क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आ जाए कि ज्वर के पूर्व रूप में लघु भोजन उपवास काम करते हैं, ठीक है, कथन 1 कथन 2 आ जाए क्योंकि ज्वर आमाशय से ही उत्पन्न होता है। तो बताओ क्या आंसर लगाओगे, ए बी या सी डी? ये लगाओगे क्योंकि कथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण कथन की पुष्टि भी कर रहा है। बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा दोषों के अनुसार चिकित्सा करते हैं, किसी को कषाय पान देते हैं, किसी को अभ्यंग स्नेह श्वेत प्रदेह परिषेक अनुलेप करते हैं, भवन विरेचन स्थापन अनुवासन वस्ती देते हैं, शमन औषधियां देते हैं, है ना, संजीवनी बटी इत्यादि देंगे। नस्य धूप धूम्रपान अंजन दुग्ध और भोजन की व्यवस्था युक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इसके पूरा एक सिक्वेंस होता है बेटा, है ना। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे सिक्वेंस याद रखे, वो यूजी में आपको छाप देने का है। वो चिकित्सा सान पढ़े हैं डिटेल हम लोग, पर हमने एक शॉर्ट में संक्षिप्त में चिकित्सा सूत्र पढ़ लिया कि जब पूर्व रूप होगा या नया ज्वर होगा तो हम कैसे लघु अशन अवतर्पण से चिकित्सा करेंगे, और अन्य किसी में हम कषाय अभ्यंग स्थापन अनुवासन वस्ती या भोजन आदि की व्यवस्था के द्वारा, नस्य धूमपान के द्वारा, शमन औषधियों के द्वारा चिकित्सा करेंगे। ठीक है भैया, अध्याय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हाँ बेटा। सर ये पूर्व रूप और नया ज्वर एक ही बात हुई ना? ना 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 ना, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बेटा? सर नया ज्वर होगा तो उसके जो लक्षण आएंगे वही तो पूर्व रूप है, बाकी तो फिर भेदावस्था वो आगे बढ़ जाएगा, फिर पुराना हो जाएगा। अद्भुत बात, अद्भुत बात। ये आप कैसे कैसे कह रहे हो बेटा, ऐसे कैसे कह रहे हो? मान लो नई गाड़ी का ख्वाब देखना, नई गाड़ी का ख्वाब देखना मित्रों, और नई गाड़ी सामने खड़ी होना एक बात कैसे हो जाएगी? तो 3 चीजें समझो, पूर्व रूप, नव ज्वर और जीर्ण ज्वर यानी पुराना ज्वर। ये तीनों चीजें आपको कहां से एक लग रही है बेटा, बताओ? अच्छा, आप नव ज्वर का मतलब भी समझते हो क्या होता है? पहले हमें ये समझाओ। चलो मैंने आपको पूर्व रूप पढ़ा दिया, ये अच्छी बात है, आपने समझ लिया है, लक्षण पढ़ लिए, सब कुछ देख लिया, पूर्व रूप के आपने देख लिया। लेकिन मुझे बताओगे कि क्या मैंने नवज्वर आपको पढ़ाया है? अगर नहीं पढ़ाया है तो क्या आप क्या समझते हो नवज्वर से, जो आपने कह दिया ये दोनों एक हैं? सर की मतलब स्टार्टिंग फेज में होगा। नहीं बेटा, ये पूर्व रूप जो होता है सुनो सुनो सुनो, ये पूर्व रूप जो होता है वो स्टार्टिंग फेज से बहुत पहले की बात है, स्टार्ट कुछ नहीं हुआ होता अभी तक। पूर्व रूप में स्टार्ट नहीं हुआ होता है, ये तो बहुत स्टार्ट होने से पहले की कंडीशन होती है, अभी स्टार्ट कुछ हुआ ही नहीं होता है। ये तो नई नई डेट है, अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, पूर्व रूप में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है ना, मीठी मीठी बातें हैं, अच्छे अच्छे वादे हैं। यहाँ पे पूर्व रूप से भ्रम में नहीं आ जाना है कि लक्षण है। आप लोग देखो, ये हो सकता है कई लोगों का प्रश्न हो, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि पूर्व रूप ही व्याधि की शुरुआत है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कभी आप लोग बैडमिंटन खेलने गए हो? बोलो हाँ और ना, जल्दी बताओ, फटाफट से टाइम वेस्ट मत करो। जी सर। उससे पहले आप वार्म अप करते हो कि नहीं करते हो? जी सर। लेकिन वार्म अप आप कोर्ट में ही कर रहे हो, उसमें भी एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें मजा आ रहा है आप लोगों को, लेकिन क्या वो गेम का हिस्सा होता है? क्या हम उसे कह सकते हैं कि गेम स्टार्ट हो गया, ये गेम की शुरुआती दौर है? नहीं सर। नहीं कह सकते ना, आप समझिए, वो बिल्कुल व्याधि से रिलेटेड है, वो वार्म अप करना गेम का हिस्सा ही है, बट वो गेम की शुरुआत तो बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व रूप व्याधि का हिस्सा जरूर है,
पर स्टार्टिंग पॉइंट कहना तो गड़बड़ हो जाएगी, वो रूप से ही हो पाएगा। अगर ऐसे आप स्टार्टिंग पॉइंट बोलोगे बेटा, तो क्या जिस दिन आपने निदान सेवन नहीं किया था, क्या उस दिन से व्याधि शुरुआत नहीं हो गई थी? तो क्या हमें से स्टार्टिंग पॉइंट बोल दें व्याधि का? जल्दी बताओ मुझे। नहीं सर। है ना? जब लड़की वाले आपको देखने आते हैं, सॉरी लड़के वाले, तो आप जिस दिन देखने आते हैं क्या उस दिन को अपनी एनिवर्सरी बनाते हो, या जब अग्नि को साक्षी मानकर जो साथ झूठे बातें करते हो उस दिन को बनाते हो? जल्दी बताओ, शुरुआत कब से मानते हो, किस दिन को सेलिब्रेट करते हो हर बार? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, देखते हैं जीड़ जोड़ में घृत का महत्व। जीड़ जोड़ में घृत मैं देखो बेटा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, टेंशन। नव जोड़ जो होता है, शुरुआत के 7 दिन होते हैं ना जोड़ के, उसी को नया नया जोड़ बोलते हैं। उसमें आम की कंडीशन डोमिनेंट रहती है, और हमारा टारगेट आम ही होता है, इसलिए वहां पर लघु ओशन और हमें अपतर्पण कराना पड़ता है, उपवास कराना पड़ता है। अगर उसमें हमने मेडिसिन दे दी, दवाई दे दी, तो पेशेंट के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है शुरुआत के 7 दिनों में। उसमें जितना लंघन करा पाए पेशेंट उतना बढ़िया। देखो जीड़ जोड़ में घृत का महत्व, देखो नव जोड़ और जीड़ जोड़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। वहां हम क्षीर पढ़ेंगे, एक जगह हम क्षीर पढ़ेंगे, एक जगह कुछ और पढ़ेंगे, एक जगह हम जो है लघु ओशन पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे उपवास पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। देखो तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हम जीड़ जोड़ को क्या पढ़ते हैं, हम जीड़ जोड़ को याद रखते हैं जी जा, इसको हम जीजू बोल देते हैं, जीजू। ये पुराना क्या है, जीजू है, जीजू। अच्छा मुझे बताओ, जब जीजू घर आते हैं, कन्याओं बताओ, जब जीजू घर आते हैं तो क्या तुम उन्हें तेल की पुड़ियां खिलाते हो या देसी घी की खिलाते हो? जल्दी बताओ मुझे। ओ मास्टर, हम तो खुद उनके पैसे का खा जाते हैं, हम थोड़ी खिलाएंगे, हमें तो खुद बना के खिलाने वाला चाहिए, तो हम क्यों जीजू को खिलाने लग गए? देखो अपार्ट सा जोक, मैं पूछ रहा हूँ, क्या उन्हें हम तेल की पुड़ियां खिलाएंगे या देसी घी की? देसी घी की सर। तो बस याद रखना जीड़ जोड़ में घृत, आप आंसर टिक करो, कभी भी और ऑप्शन टिक नहीं करोगे, याद रख लो। अभी आपको सरल लग रहा है, बाद में कंफ्यूजन होने वाला है आपको उसमें, इसलिए अभी बता दे रहा हूं मैं। जीड़ जोरे तू सप्तमी व्यक्ति है, जीड़ जोर में सर्पेश्वे सर्पिशा पानम प्रशस्यते। और यहाँ पान कर रहे हैं मित्रों, यहाँ अभ्यंग नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन फंसा देता है एमओ यूपीएससी में, लोक सेवा आयोग ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है। क्या हम जीड़ जोर में घृत का अभ्यंग करते हैं, क्या घृत से नहाते हैं, क्या घृत की क्रीम लगाते हैं, क्या घृत का पान करते हैं? पान ही करते हैं। घी बहुत महंगा है, वैसे क्या ही करेंगे नहा धो के से। वो कह रहे हैं यथा स्व औषध सिद्धस्य, कहाँ गया, हाँ। तो दोषों के अनुसार औषध से पकाए घृत का प्रयोग सभी जीड़ जोड़ में करना चाहिए। किससे? औषध से पकाए घृत का। औषध कौन सी? जैसा देख लो, जैसा दोष हो उसी औषध से पका दो घृत को, क्योंकि घृत स्नेह के कारण तो वात दोष को, और संस्कार से कफ को, और शीत होने के कारण पित्त एवं ऊष्मा को शांत करता है। और ये क्वेश्चन भैया कितनी बार पूछा जाता है, लोग बता नहीं पाते, मुझे बहुत अजीब लगता है। अब ये भी एक हुआ, वहां लोग नहीं बता पा रहे थे, बड़ा बुरा लग रहा था भाई। कितनी बार बताया गया है कि जो स्नेह होता है वो वात का, पता नहीं तुम लोग, कुछ लोग हैं पता नहीं कब से कोचिंग लेके बैठे हैं कितनी कितनी, और सिंपल सी बात तुमको क्यों नहीं पता है, जब कितनी बार बता चुका हूं मैं। फिर कहोगे कि साहब जूनियर के साथ मत पढ़ाया करो, जूनियर बहुत अच्छा आंसर देते हैं। भाई जूनियर मेहनत कर रहे हैं तो आंसर देंगे, समझो इस बात को। घृत स्नेह के कारण वात दोष को, और संस्कार से कफ को, बेटा उसके शीत गुण होने के कारण वो पित्त को हरता है। सिंपल सी बात है। क्या मैच द फॉलोइंग में आ जाए, क्वेश्चन लगा दोगे आप? जल्दी बताओ मुझे। जी सर। सिंपल सी बात है। तस्मात जीड़ जो रेसु, इसी कारण अग्नि से जले हुए द्रव्यों को जैसे जल सेचन से पानी डालने से लाभ मिलता है, वैसे ही सभी पुराने बुखारों में घी से लाभ मिलता है। सिंपल सी बात है। कैसे घुमा के क्वेश्चन आ जाए, इतना याद रखो, जीजा को देसी घी की पूड़ी खिलानी है, आपको हमेशा याद रहेगा। कितना घुमाते क्वेश्चन को वो। यहाँ पे एक उपमा दी हुई है, यथा प्रज्वलितम वेश्म परिसिंचति वारिणा, यानी कि जिस प्रकार मनुष्य शांत करने के लिए जलते हुए घर का बेश्म, प्रज्वलितम बेश्म, जलते हुए घर का वारी माने पानी से सिंचन करता है, पानी डालता है, वैसे ही जीड़े जोरे घृतम नरा शांतिम अभिप्रेत्य, यानी कि जो नर शांति के लिए क्या करता है,
जीर्ण ज्वर में घृत का सेवन कराता है। तो पानी से तुलना की गई है घी की यहाँ पे बेटा, यही आराम पहुंचाता है। ठीक है, जैसे दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है, वैसे ही जीर्ण ज्वर की दवा सिर्फ घृत है, और अग्नि से प्रज्वलित विषम की दवा सिर्फ परिसिंचित वारी है, यानी कि पानी है, छिड़काव पानी। आओ देखें आगे, कह रहे कि घृत स्नेह होने के कारण वात को शांत करता है। देखो फिर से ये बात कही जा रही, रिपीट करी जा रही है। स्नेहात वातम शम्यति, शैत्यात पित्तम निक्षति, घृतम तुल्य गुणम दोषम, संस्कारातु जयेत कफम, नान्यन स्नेस्तथा कश्चित्, संस्कारम अनुवर्तते, यथा सर्पी रता सर्पी, सर्वस्नेह उत्तमम मतम। कितनी बढ़िया बात कही है। पर याद रखना बेटा, यहाँ पर एक दोष उत्पन्न होने की आशंका रहती है अक्सर लोगों को, क्योंकि जब हम दोष पढ़ेंगे विमान स्थान में तब देखेंगे कि वहां एक पुनरुक्त दोष होता है, यानी कि किसी बात को रिपीट करना एक शास्त्रीय दोष माना जाता है, ग्रंथ का दोष माना जाता है, एक बुक का दोष माना जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कहने से। पर आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि देखो भैया, इंपॉर्टेंट बात थी, हमने वहां केवल एक लिटरेचर के तौर पर बोला है, यहाँ हमने गद्य के तौर पर बोला है, पर हमने यहाँ गा के बोला है, पद्य के तौर पर बोला है, एक पोइट्री में बोला है। तो ये बात गलत नहीं मानी जाएगी, इसका निराकरण यहाँ हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं कई बातें रिपीट करता रहता हूँ, कई बातें बार बार बोलता रहता हूँ, तो वो कोई दोष नहीं है। मुझे पता है कि बात आपके अंदर तक जानी चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो मुझे वो बातें बार बार बोलनी पड़ती हैं। तो वो पुनरुक्त दोष नहीं है, जैसे कि आचार्य यहाँ भी कहते हैं, ये पुनरुक्त दोष नहीं है, क्योंकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर वो गद्य में बोली गई है, यहाँ वो पद्य में बोली जा रही है। आपने देखा होगा, पहले मैं आपको नोट्स लिखवाता हूँ, फिर आपको मैं संहिता से फिर वही बातें पढ़ाता हूँ। मकसद क्या है? ये पुनरुक्त दोष नहीं है मित्रों, बात है कि बात आपके दिलों तक उतर जाए, आपके अंतरात्मा से आत्मसात कर ले, यही मेरा उद्देश्य है। याद रखना बेटा कि स्नेह से वात का समन होता है घी के, और घी के सत्य गुण के कारण पित्त का, और घी के संस्कार जो हम करते हैं, घी के संस्कार की वजह से ही कफ दोष का समन होता है। मैच द फॉलो में लगा देना बेटा। तो कितनी बढ़िया बात कही है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, घी के बारे में बोली गई है, नान स्नेह तथा कश्चित् संस्कार अनुवर्तते, कि जैसा घी संस्कार अनुवर्तन करता है ना, वैसा संसार में कोई नहीं करता है। बाकी लोग क्या करते हैं कि दूसरे की प्रॉपर्टी लेते हैं तो अपनी छोड़ देते हैं मित्रों, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वायु समुद्र के किनारे होकर चलती है तो ठंडी हो जाती है, जब रेगिस्तान में जाती है तो गर्म हो जाती है, उसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता है। पर घी ऐसा नहीं करता है मित्रों। घी जब दूसरे औषधियों के गुणों को धारण करता है तो अपने गुणों को कभी छोड़ता नहीं है। जैसे कि अगर मैं बच्चों में बच्चा हो जाता हूँ तो मैं ये भी याद रखता हूँ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास मनाते हैं, जब भगवान कृष्ण अर्जुन में गीता का उपदेश देते हैं, जब भगवान कृष्ण पूरे हस्तिनापुर की जिम्मेदारी ले लेते हैं, जब भगवान कृष्ण पूरे यज्ञ का संपादन करते हैं, तो वो कभी नहीं भूलते कि वो कौन है, वो हमेशा याद रखते हैं। बट वो क्या करते हैं? संस्कार अनुवर्तन, यानी अपने गुणों को ना छोड़ते हुए परिस्थिति बस दूसरे के गुणों को धारण कर लेना, संक्षिप्त काल के लिए या यथावस्था के लिए। ये तो बड़ी महान बात है, और ये हमारा कौन कर पाता है? यथा सर्पी सर्वस्नेह उत्तमा मता, ये हमारा घी कर पाता है। इसलिए सभी स्नेहों में घी को उत्तम माना गया मित्रों, घी को उत्तम माना। यहाँ से भी देखो एस रीजन का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी एस रीजन का क्वेश्चन बनेगा कि घी महान बोला गया, बोला बिल्कुल बोला गया। क्यों बोला गया है? क्योंकि नान अस्तित्व कश्य संस्कार अनुवर्तते। बहुत बढ़िया बात है, ऐसा बाय बाय पूछ लिया जाता है अक्सर आपसे, ऐसी बात है। गद्य युक्त तो या पुनः श्लोक के अर्थ समय ऐसे ही तो बता दिया मैंने आपको कि अगर रिपीट होगी कोई चीज तो यहाँ रिपीट वो नहीं मानी जाएगी। और देखना, हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, हम त्रिविध नाम पढ़ चुके हैं, हम पर्याय पढ़ चुके हैं हेतु इत्यादि के, हम त्रिविध हेतु पढ़ चुके हैं और उन हेतुओं के पर्याय पढ़ चुके हैं। हमने पंचविध गदम पढ़े थे। कौन बताएगा पंचविध गद कौन से थे मित्रों? आग्नेय, सौम्य, हाँ, वाष्प और वेरी गुड। पी के भी रात गुजारो। और हमने जो है पंचविध गद भी पढ़े थे, ये पढ़ लिया हमने। क्या हमने पंचविध ग्रहम पढ़े थे बेटा? ये क्या है पंचविध ग्रहम? क्या है? निदान पंचक। ये तो निदान पंचक है, बहुत बढ़िया बात है, ये तो निदान पंचक है। हमने 8 प्रकार के ज्वर पढ़े थे, प्रकृति पढ़ी थी, हमने सन्निकष्ट और विपकृष्ट कारण पढ़े थे, हमने रूप पढ़ लिया, रूप पढ़ लिया, वैसे जो संग्रहण पढ़ लिया, और हमने निवृत्ति के लक्षण, विगत ज्वर के लक्षण, ये सब पढ़ लिए, जो कि भगवान पुनर्वसु ने अग्निवेश को बताए। और इसी तरह से
इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने जुर निदानम नाम प्रथमो अध्याय। तो जुर निदान के प्रथम अध्याय में इस प्रकार हमने अग्निवेश द्वारा रचित इस ग्रंथ में और चरक द्वारा प्रति संस्कृत इस ग्रंथ को हमने पढ़ लिया है मित्रों। ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो गया है, नोट से भी समाप्त कर दिया गया है। तो अगली क्लास में देखते हैं। आज रात क्लास नहीं हो पाएगी इसलिए मैंने दिन में क्लास ले ली है, क्योंकि मैं आज थोड़ा जर्नी में रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते बेटे, नमस्ते।